वेलकम बच्चों, मेरा नाम है प्रेम और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आर्य पाठशाला के हमारे इस बेहतरीन सी फैमिली में। बच्चों, आज जो चैप्टर हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्लास 10th के साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेटा, इस चैप्टर का नाम है हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है, हम इस बात को जानेंगे। उससे पहले हम ये भी जानेंगे कि जेनेटिक्स क्या है। भैया, इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा, चलिए हम बता देते हैं। इस चैप्टर में बेटा हम, अगर आप न्यूक्लियस को जानते हो, बेटा सेल के बीच में बैठा होता है, ठीक है ना, जिसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, मतलब डीएनए होता है। डीएनए के ऊपर जो कोड लिखा हुआ है, जीन प्रेजेंट है, ठीक है ना, जिसके कारण आप जैसा दिखते हो, आपकी पूरी पूरी बॉडी आज चाहे जैसी भी है, ठीक है ना, आपका कलर व्हाइट है, किसी का कलर डार्क है, आपका हाइट ज्यादा है, किसी का हाइट कम है, ये सब किस पे डिपेंड करता है बेटा, उस डीएनए पे डिपेंड करता है। एक्चुअली में उस डीएनए पे जो जीन प्रेजेंट है उस पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो हम उतने छोटे लेवल पे जाके देखेंगे। बेटा, इस चैप्टर में एक साइंटिस्ट के ऊपर बहुत ही इंपॉर्टेंट चर्चा करेंगे जिनका नाम है मेंडल। मेंडल को हम फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। उनका नाम हम क्यों यहाँ लेके आ रहे हैं, उनके बारे में ज्यादातर चर्चा है इस चैप्टर में, क्योंकि उन्हीं ने कुछ एक्सपेरिमेंट किया सबसे पहले, जो कि कहीं ना कहीं रिलेशन जीन से दिखाती थी, इसीलिए उनका नाम फादर ऑफ जेनेटिक्स भी डाला गया बेटा, ठीक है ना। तो उन्हीं के ऊपर मेन चर्चा होगी और उनके इर्द गिर्द ये चैप्टर घूमेगी। उस रिसर्च को, उस एक्सपेरिमेंट को एक्चुअली में देखने से पहले हम कुछ बेसिक टॉपिक्स को जानेंगे, जिनको अगर अगर हम नहीं जाने तो बेटा क्या होगा कि हम पूरा चैप्टर ना हवा में उड़ जाएगा। तो इससे अच्छा है कि चलिए चैप्टर की शुरुआत करते हैं कुछ बेसिक नॉलेज के साथ। तो भैया स्माइल करिए, आप पीआर स्टार की क्लास में हैं। यहाँ जो हम तुमको पढ़ाएंगे, इसके बाद आपका कोई भी टॉपिक नहीं छूटेगा और ये चैप्टर आपको काफी आसान लगेगा। कंटेंट में आपको इतना दम है कि आप जाके यूट्यूब पे कहीं भी इस कंटेंट को मिला सकते हैं, ठीक है। तो भैया टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है हेरिडिटी। बेटा, हेरिडिटी ना क्या है, उससे पहले जानना ये जरूरी है कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स बेटा एक ब्रांच है बायोलॉजी का। अरे क्या है भैया, जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी का जो कि डील करती है दो वर्ड से, हेरिडिटी से एंड वेरिएशन से। जेनेटिक्स किससे डील करती है बेटा, हेरिडिटी से एंड वेरिएशन से। हेरिडिटी का क्या मतलब है, जो इस चैप्टर का नाम है, हेरिडिटी का मतलब होता है बेटा ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द प्रोजेनी। मतलब आपके माँ बाप से आप में जो कैरेक्टर आया है, उस कैरेक्टर का आपके माँ बाप से आप में आना, ये कहला है बेटा हेरिडिटी। हेरिडिटी क्या है बेटा, कैरेक्टर का एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाना, क्या कहलाता है हेरिडिटी। जैसे आप गौर करेंगे कि किसी बच्चे का कलर उसके माँ बाप से मिलता जुलता है, नहीं तो उसके आंख का कलर मिलता जुलता है, उसके हाइट उनके माँ बाप से मिलते जुलते हैं, या थोड़ा फेस का कट उनसे मिलता जुलता है, कुछ ना कुछ पूरा तो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होता है, यही वेरिएशन कहलाता है। अभी हम देखेंगे, बट आप देखेंगे कि ज्यादातर कैरेक्टर माँ बाप से मिल रहे होते हैं और यही कहलाता है बेटा कैरेक्टर का माँ बाप से अगले जनरेशन में जाना, हेरिडिटी। और जिस प्रोसेस के थ्रू जाता है उसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो जो प्रोसेस के थ्रू ट्रांसफर होता है कैरेक्टर, उसको इनहेरिटेंस बोलते हैं, और ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर को हेरिडिटी बोलते हैं। आई होप कि अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। लास्ट टॉपिक है बेटा वेरिएशन। वेरिएशन क्या है भैया, अरे देखो, किसी भी बच्चे का उसके माँ बाप से डिफरेंस होना, या उसके भाई बहन से डिफरेंस होना, या आसपास के सोसाइटी में रह रहे जितने उसके स्पीसीज के लोग हैं, जैसे ह्यूमन बीइंग का पूरा पॉपुलेशन एक स्पीसीज है, जैसे काऊ का पूरा पॉपुलेशन भैया एक स्पीसीज है, लायन का पूरा पॉपुलेशन एक स्पीसीज है, समझे कि नहीं। तो जैसे ह्यूमन बीइंग का पूरा पॉपुलेशन, तो हम सब में देखना कि हम में से कोई भी एक दूसरे से नहीं मिलता है, थोड़ा ना थोड़ा तो एक दूसरे से डिफर करता है, और यही कहलाता है बेटा वेरिएशन। वेरिएशन क्यों जरूरी है, वेरिएशन बेटा अगर नहीं होगा, ठीक है ना, तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा ये इवोल्यूशन के लिए जरूरी है, ये बेटा सर्वाइवल के लिए जरूरी है, ठीक है ना, और ये एडेप्टेशन के लिए जरूरी है। अब इन सब को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है लास्ट चैप्टर में, ठीक है ना। अब बस इतना याद रखो कि अगर वेरिएशन नहीं होगा तो कहीं ना कहीं हमारा आपका सर्वाइवल, क्योंकि मौसम बदल रहा है, मौसम बदल रहा है तो हमको भी समय के साथ बदलना होगा। अगर हम समय के साथ बेटा नहीं बदले तो क्या होगा बेटा, हम सब इस दुनिया से कहाँ चले जाएंगे, और सब पता है तुमको, बहुत होशियार बच्चे हो।
चलो आगे चलते हैं। क्या डिफरेंस है कैरेक्टर और ट्रेट के बीच में भैया? अरे कैरेक्टर क्या होता है? कैरेक्टर मतलब कि बेटा मान लो हमारा और तुम्हारा कलर, मतलब ह्यूमन कलर अगर एक कैरेक्टर है, तो ट्रेट क्या है बेटा? तुम व्हाइट हो, मैं ब्लैक हूं, यही ट्रेट है। जैसे फ्लावर का कलर बेटा एक ट्रेट है, फ्लावर का कलर एक कैरेक्टर है, फ्लावर कलर एक कैरेक्टर है, एक बेसिक फीचर है, ठीक है ना। अब फ्लावर कोई व्हाइट कलर का है, कोई रेड कलर का है, कोई वायलेट कलर का है। ये जो कलर में जो डिफरेंसेस है ये क्या है? ट्रेट है, ठीक है ना। तरह तरह के कलर ये ट्रेट है, और फ्लावर कलर है एक कैरेक्टर है। समझ में आ गया बेटा? तो फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर है, और फ्लावर जैसे रेड है, व्हाइट है, पिंक है, ब्लू है, जो भी है वो सब क्या है बेटा? उसके ट्रेट हैं। अब हमको पूरा उम्मीद है कि तुमको ट्रेट का मतलब समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या होता है भैया एक्वायर्ड ट्रेट? एक्वायर्ड ट्रेट और एक क्या होता है भैया? इनहेरिटेड ट्रेट। एक्वायर्ड का मतलब होता है बेटा जो आप जन्म लेने के बाद एक्वायर करते हो, मतलब वो आपके अंदर आपके माँ बाप से नहीं आया है, दैट इज कॉल्ड एज एक्वायर्ड ट्रेट। और इनहेरिटेड ट्रेट क्या होता है बेटा? एक ऐसा ट्रेट, देखो ध्यान यहाँ दो, ठीक है ना, सब कुछ लिखा हुआ है, और पेन एंड पेपर तो भैया लेके बैठिए, नहीं तो पता नहीं तुम्हारा क्या होगा। बोर्ड एग्जाम बहुत पास है, अगर ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो जब रिजल्ट आएगा तो अफसोस के अलावा कुछ नहीं बचने वाला है, समझे कि नहीं। कुछ लोग तो पता नहीं क्या क्या कांड कर जाते हैं रिजल्ट के बाद। तो ऐसा नहीं हो, आपके साथ कोई दुर्घटना नहीं हो, आप एकदम अच्छे से खुशी से मिठाई उठाई बांट के अपना रिजल्ट सेलिब्रेट करिए। तो भैया इसका एक ही ऑप्शन है कि आज आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। नहीं देंगे तो जीवन भर पछताएंगे, समझे कि नहीं। तो चलिए, अब अगर आप नहीं भी पछताएंगे तो इस सोसाइटी ऐसा है जो मजबूर कर देगा कि भैया पछताना तो है, तो होगा तुमको, तो मौका है, कुछ महीना बचा है, पढ़ लो, ठीक है ना। तो चलिए एक्वायर्ड क्या होता है थोड़ा देख लेते हैं। जैसे तुम जन्म लिए, तुमने स्विमिंग सीखा, तुमने बैडमिंटन खेलना सीखा, तुमने बैट बॉल खेलना सीखा, ये एक्वायर्ड है, समझे कि नहीं। इनहेरिटेड क्या होता है भैया? अब जैसे तुम जन्म लिए, तुम्हारे चेहरे पे तुम कहीं गिरे, किसी एक्सीडेंट में तुम्हारे चेहरे पे दाग आ गया, ठीक है ना, तो ये एक्वायर्ड है बेटा। बट इनहेरिटेड क्या होता है? जो पेरेंट्स से तुम में आता है। जैसे तुम्हारे आंखों का कलर बेटा, वो एक बार जीन पे फिर लिख दिया गया है कि भैया इनका आंख का कलर यही होना है, तुम्हारा हाइट क्या होना है, वो एक बार लिख दिया गया। तुम्हारे बालों का कलर, तुम्हारे स्किन का कलर, सब उस जीन पे मेंशन्ड है, जो बेटा तुम्हारे पेरेंट्स से तुम में आया है। तो जो इनहेरिट हुआ है आपके पेरेंट्स में, इनहेरिट हुआ है, समझे कि नहीं। तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेरिटेड ट्रेट। क्या कोई दिक्कत है बेटा? ठीक है ना, एक बार इसको पढ़ लेना, ठीक है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब समझिए, इसको हम लास्ट चैप्टर में पढ़ा है, फिर से बता रहे हैं। डीएनए क्या होता है बेटा? एक धागा के जैसा स्ट्रक्चर है। अरे क्या है भैया? एक धागा के जैसा स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर ये इंफॉर्मेशन लिखा होता है कि कौन इंसान कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, हाइट कैसा होगा, सारा इंफॉर्मेशन कहाँ है? डीएनए के ऊपर लिखा होता है। और डीएनए के ऊपर कौन है बेटा? जीन। जीन के फॉर्म में वो इंफॉर्मेशन जीन के पास होता है, जेनेटिक कोड। देखो ध्यान से, और तुम गौर से देखोगे ATGCB ए क्या क्या सब लिखा हुआ है, समझे कि नहीं। तो ये है बेटा जेनेटिक कोड, समझे कि नहीं। और ये जीन के पास होता है ना। तो डीएनए पे कौन है? जीन। और जीन के पास कौन है? जेनेटिक कोड। जैसा कोड होगा तुम्हारे अंदर वैसा तुम इंसान बनोगे। अब तुम्हारे कोड पे लिखा हुआ है कि भैया तुम एकदम अमेरिकन व्हाइट बनोगे, तो तुम वैसे बनोगे। और तुम्हारे कोड पे लिखा है कि तुम इंडियन जैसे बीच बीच वाला कलर बनोगे, तो वही बनोगे। तुम्हारे कोड पे लिखा है अरे भैया लंबू बनोगे, तो तुम लंबे हो जाओगे। तुम्हारे कोड पे लिखा है कि ऐसे बनोगे, तो तुम छोटे हो जाओगे। तो जो आपके कोड पे लिखा है वही आप बन जाएंगे, समझे कि नहीं। और ये कोड कहाँ है बेटा? प्रेजेंट डीएनए के ऊपर। कौन है? जीन। और जीन के अंदर कौन है? जेनेटिक कोड, जो कि प्रोटीन बनाती है। जैसा आपका कलर होना है वैसा प्रोटीन बना देगी, जैसा आपका हाइट होना है वैसा हार्मोन बना देगी। ये सब जीन का खेल है, समझे कि नहीं। तो मेन कारण कौन है बेटा? जीन है। अब हम डीएनए के अंदर भी जाके देख चुके हैं कि कौन है प्रेजेंट, जीन है बेटा, जीन। अब समझिए, तो हम डीएनए को क्या बोले? एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर है, और इस धागे को एक प्रोटीन के ऊपर जब लपेट दिया जाता है तो वो बन जाता है क्रोमेटिन। जब धीरे धीरे लपेट दिया जाता है और जब एकदम टाइट से उसको कस के लपेट दिया जाता है और वो एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, एक एक्स जैसा स्ट्रक्चर बनाता है, तो ये है बेटा एक क्रोमोसोम। ये क्या है बेटा? क्रोमोसोम। और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है?
क्रोमैटिन, और ये जो देख रहे हैं ये क्या है बेटा, डीएनए। क्या कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना आपको? तो डीएनए, क्रोमैटिन और क्रोमोसोम में आप डिफरेंस समझ गए। जीन क्या होता है हम फिर समझा दिए। डीएनए के ऊपर बेटा वो स्ट्रक्चर होता है जो कि अपने पास इंफॉर्मेशन रखता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा, समझे कि नहीं? सिंपल सा वर्ड है बेटा। जीन क्या है बेटा? जीन एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि डीएनए के ऊपर प्रेजेंट होता है, और उनके पास क्या होता है, जेनेटिक कोड, जिसके पास ये इंफॉर्मेशन होता है जीन के पास कि कौन प्रोटीन बनाना है, ये उनके पास पूरा पूरा इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। तो जीन ही वो स्ट्रक्चर है, सेगमेंट है डीएनए का, जो कि कैरी करता है इंस्ट्रक्शन फॉर अ स्पेसिफिक प्रोटीन, कि कौन प्रोटीन बनाना है कौन नहीं बनाना है, ठीक है ना। और ये पास हो जाता है फ्रॉम पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग। अरे आप में कैरेक्टर कहां से आया है बेटा? उस डीएनए के थ्रू आया। डीएनए पे कौन था? जीन। यही जीन एक्चुअली में आया। तो बेसिक पे जाके देखोगे तो सबसे बेसिक यूनिट कौन है हेरिडिटी का? तो बेटा कौन है? बताओ बताओ। जीन। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ कि ना? हो गया? चले आगे चले। चलिए अब आगे चलते हैं। जीन समझ में आ गया। देखो बेटा एक और वर्ड को समझिए, जैसे कि मान लीजिए हमने बताया कि एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर क्या कहलाता है? क्रोमोसोम। एक एक्स शेप का स्ट्रक्चर क्रोमोसोम। और हमेशा याद रखिए कि क्रोमोसोम किस में होते हैं बेटा? क्रोमोसोम होता है पेयर में। क्या होता है? क्रोमोसोम पेयर में हमारे बॉडी में होता है, इन ह्यूमन बॉडी। जितने जानवर आप देख रहे हैं सबके अंदर पेयर में होता है। समझ में आया कि नहीं? तो मान लीजिए कि अगर हमारे यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्किन का कलर क्या होगा, दोनों पे सेम पोजीशन पे लिखा होगा, ठीक है ना। हर एक क्रोमोसोम अपने जुड़वे भाई के साथ होता है, और दोनों पे अगर स्किन कलर लिखा हुआ है तो वो सेम सेम पोजीशन पे लिखा होगा, स्किन कलर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर हाइट लिखा हुआ है, समझिए यहाँ पे अगर हाइट का लिखा हुआ है, यहाँ पे अगर हाइट का जीन है, यहाँ पे हाइट का जेनेटिक कोड है ह्यूमन हाइट मान लीजिए, तो आप और ये एज्यूम करिए ये क्रोमोसोम नंबर 1 है। कौन है बेटा? क्रोमोसोम नंबर 1 है। अगर आपके अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 पे आपके स्किन का कलर बनाना लिखा हुआ है, आपका हाइट लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है कि आपके बालों का कलर क्या होगा, तो आप अगर पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन को देख लेंगे, पूरे इंसान की प्रजाति को देख लेंगे, तो उसके क्रोमोसोम नंबर 1 पे सेम पोजीशन पे वो बात लिखा होगा कि इसका स्किन का कलर क्या होगा। समझ में आ गया? अगर आपके क्रोमोसोम नंबर 1 पे लिखा है कि बेटा स्किन का कलर क्या है, तो पूरे ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही सेम पोजीशन पे लिखा होगा कि स्किन का कलर क्या है। मतलब जीन का पोजीशन इंसान टू इंसान नहीं बदलता है बेटा। जीन का पोजीशन हर एक इंसान में नहीं बदलता है। एक बार जो पोजीशन ऊपर वाले ने फिक्स कर दिया है वो जितना इंसान होगा सबके अंदर सेम होगा। बट हम अगर एक स्पीसीज की बात करें, अगर स्पीसीज बदल दो, मान लो हमारे डॉगी के अंदर, तो सब कुछ चेंज हो सकता है ना। बट हमारे आपके अंदर अगर हम एक ही स्पीसीज के हैं तो जो इन्फॉर्मेशन जहां मेरे अंदर लिखा हुआ है वहां ही आपके अंदर लिखा होगा। क्या कोई दिक्कत है? नहीं ना। चलिए अब आते हैं बेटा, चलिए ये क्वेश्चन बनाओ। इस क्वेश्चन का आंसर, द स्टेटमेंट दैट करेक्टली डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जीन इज, कौन सा इसमें है जो प्रॉपर जीन को डिफाइन करता है? जैसे इन इंडिविजुअल ऑफ अ गिवन स्पीसीज, किसी एक स्पीसीज के अंदर अ स्पेसिफिक जीन, कोई एक जीन लोकेटेड होते हैं ऑन अ पार्टिकुलर क्रोमोसोम, कोई एक पार्टिकुलर क्रोमोसोम पे लोकेटेड होता है कोई एक तरीके का जीन किसी एक स्पीसीज के अंदर। क्या ये सही है? हाँ बेटा यही बात तो मैंने आपको यहाँ बताया है, ठीक है ना। अब आइए अगले पॉइंट पे, अ जीन इज नॉट द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। अरे बेटा गलत बात है, वो तो पूरा पूरा इंफॉर्मेशन सोर्स है। यहाँ देखो नॉट हटा दो, जीन का फीचर हो जाएगा। यहाँ याद रखो, इसको आपको रिमेंबर करना है। सब में इसमें नॉट हटा दीजिएगा तो ये सही हो जाएगा। इच क्रोमोसोम हैज ओनली 1 जीन, ये भी गलत है। एक क्रोमोसोम के पास एक से ज्यादा जीन होता है। जैसे मैंने बोला ना क्रोमोसोम नंबर 1 पे ही हो सकता है कि आपके स्किन का कलर क्या होगा, आपके बाल का कलर क्या होगा, आपका हाइट क्या होगा, हो सकता है सारा इंफॉर्मेशन कहाँ लिखा हो? क्रोमोसोम नंबर 1 पे। अब ध्यान दीजिए, ऑल द इनहेरिटेड ट्रेड इन ह्यूमन बीइंग आर नॉट कंट्रोल्ड बाय जीन। अरे जितना हमारे पापा से या हमारे माँ से हम में आया है वो सब का सब कैसे आया है? जीन के थ्रू आया है। तो कौन कंट्रोल करेगा? जीन करेगा। तो लास्ट वाला भी गलत है, ए नंबर सही है। क्या कोई दिक्कत है? चलिए अब आते हैं बेटा रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन के अंदर। लास्ट चैप्टर के अंदर बेटा इस चैप्टर को हम बहुत अच्छे से पढ़े हैं। रिप्रोडक्शन जो चैप्टर पढ़े उसमें ह्यूमन के बारे में भी बड़ा अच्छे से जाने हैं।
तो भैया यहाँ आपने क्यों इसको लेके आए हैं आप, तो हमको ये बताइए। कहे कि हम हैं मूर्खा सिंह, हमको तो कुछ समझ नहीं आता है। अरे काहे नहीं आता है, तुम इतना होशियार बच्चा हो। देखो यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, वो कहा है ना बेटा कि एक बात ध्यान में रखिए कि अगर आप आज टाइम बर्बाद कर रहे हो तो कल पछताने के लिए भी तैयार रहना बेटा, समझे कि नहीं। और इसी के साथ तुमको एक प्यारा सा डायलॉग सुना देते हैं जो कौन से मूवी का है, अरे कुछ दिन पहले ही हम देखने गए थे, छावा मूवी का है बेटा। छावा का प्यारा सा डायलॉग है कि मन के जीते जीत है, मन के हारे हार, हार गए जो बिन लड़े उन पर है धिक्कार। तो अपना हथियार मत डालना जब तक एग्जाम में सफल ना हो जाओ। अभी एग्जाम में कुछ ही महीना बचा है, पूरा जोर शोर से मेहनत करिए, भरोसा अपने आप पे रखिए, जरूर टॉप करिएगा। ठीक है, चलिए अब वक्त को बर्बाद नहीं करते, यहाँ ध्यान देते हैं। देखो बेटा, ह्यूमन के अंदर कितना क्रोमोसोम पाया जाता है बताओ? 46 क्रोमोसोम पाया जाता है। 46 का आधा करो 23, मतलब हम ये भी बोल सकते हैं कि 23 पेयर क्रोमोसोम पाया जाता है। ठीक है, इसका क्या मतलब है भैया? देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो क्रोमोसोम नंबर 1 पेयर में है, तो जितना भी क्रोमोसोम है हमारे बॉडी में वो सब किस में है बेटा? पेयर में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? पेयर में। तो हमारे बॉडी में कितने क्रोमोसोम? 23 पेयर क्रोमोसोम। कितना पेयर क्रोमोसोम बेटा? 23। मतलब टोटल कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। अंडरस्टैंड? एनी इशू? नो भैया, एकदम समझ में आ रहा है। तो हमारे बॉडी में बेटा 23 पेयर क्रोमोसोम होते हैं। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात बेटा, मतलब 23 पेयर का मतलब कितना हो गया? 46। ठीक है, हर एक क्रोमोसोम अपने एक भाई के साथ प्रेजेंट होता है, मतलब क्रोमोसोम पेयर में प्रेजेंट होता है। कैसे प्रेजेंट होता है? पेयर में। अब ध्यान से सुनना, क्या होता है बेटा कि जब गैमीट बन रहा होता है, मतलब जब स्पर्म बन रहा होता है या जब एग बन रहा होता है, ठीक है ना, तो क्या होता है, हर एक पेयर में से बट जाता है। समझ गए? जब स्पर्म बन रहा होता है तो मान लीजिए ये क्रोमोसोम बट गए, तो 23 एक के अंदर और 23 दूसरे गैमीट के अंदर चला जाता है। समझ में आया है कि नहीं? अरे देखो, नॉर्मल सा बात समझो, क्रोमोसोम नॉर्मली पेयर में प्रेजेंट होते हैं और इसको हम डिप्लॉयड बोलते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? 2n से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 2n से। गैमीट के अंदर क्या होता है बेटा कि एक ही जाता है, पेयर में से टूट जाते हैं और कोई एक ही जाता है गैमीट के अंदर। ठीक है, तो एक गैमीट के अंदर चला गया, दूसरा दूसरे गैमीट के अंदर चला गया। समझ में आया कि नहीं? तो क्रोमोसोम बट जाते हैं गैमीट, और वो पेयर जो रहता है वो टूट जाता है। अब क्या हो जाता है, अकेला एक क्रोमोसोम बच जाता है, उसका भाई साथ से निकल के चला जाता है। तो इसको हम हैप्लॉइड बोलते हैं। तो इसको हम इन से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आया? इसको क्या बोलते हैं बेटा? ये कहाँ होता है? हैप्लॉइड गैमीट के अंदर। समझे कि नहीं? मतलब क्रोमोसोम का आधा हो जाना गैमीट के अंदर। कितना क्रोमोसोम ह्यूमन की बात करें तो 23 क्रोमोसोम इन ह्यूमन, सही से लिख लो, इन ह्यूमन गैमीट। ठीक है, और अगर हम नॉर्मल सेल में हमारे बात करें तो कितना क्रोमोसोम होता है बेटा? 46 क्रोमोसोम होता है। आप इसको एक और वर्ड लिख सकते हो कि 23 पेयर प्रेजेंट होता है। ठीक है, 23 का जोड़ा। ध्यान से देखो, जोड़ा में है सब, और ये जोड़ा बट जाता है कब? जब गैमीट बनाना होता है। अब देखिए, ये मान लीजिए हमारा कोई, हमारे बॉडी में सारे सेल बेटा 23 पेयर को कंटेन करता है, एक्सेप्ट जो हमारा गैमीट है जिसका नाम स्पर्म है और ओवम है। ठीक है, अब समझिए, मान लो ये मेल पेरेंट है, ये मेल पेरेंट है, ठीक है, और ये फीमेल है, फीमेल पेरेंट है। इनके पास 46 क्रोमोसोम होता है, इनके पास भी 46 नॉर्मल। एक डिवीजन होता है मियोसिस, लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा है। मियोसिस से क्या होता है बेटा? मियोसिस से क्या होता है कि इनका जो क्रोमोसोम है ये 23 हो जाता है और ये 23 हो जाता है। मतलब स्पर्म में ये क्या बनाएगा बेटा? स्पर्म, और ये क्या बनाएगा? एग। तो स्पर्म में भी 23 और एग में भी 23 क्रोमोसोम हो जाते हैं। क्यों आधा क्यों करना पड़ा? बिकॉज जो हमारा बच्चा बनेगा जाइगोट, ठीक है ना, जो आने वाला ऑफस्प्रिंग होगा, उनके अंदर 46 क्रोमोसोम को इंश्योर करना था। मान लो 46 को आधा नहीं करते तो 46 मिलके कितना बन जाता है? 92। तो क्या वो ह्यूमन रह पाता? अरे ह्यूमन में तो सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम है। इवन जो जीन है, मैंने बताया ना कि मान लो ह्यूमन हाइट का जीन जहां तुम्हारे पास है वहीं मेरे पास भी होगा, सेम लोकेशन पे। इंसान में कहीं कुछ नहीं बदलता है। समझ में आया कि नहीं? तो
क्योंकि क्रोमोसोम का नंबर एकदम सटीक रहे, कोई चेंजिंग नहीं है, इसीलिए हम म्यूसिस करवाते हैं और स्पर्म बनाते हैं जिसमें 23 रहता है और इसमें भी 23 रहता है। अब देखो जो जोड़ा यहाँ बिछड़ा था ना, वो एक जोड़ा माँ से आ जाता है बेटा और एक जोड़ा पेरेंट्स मेल से आ जाता है, मतलब एक जोड़ा स्पर्म से आएगा और एक जोड़ा यहाँ से आएगा। और यहाँ ये जो जोड़ा है 23 पेयर का, यहाँ 23 पेयर वापस से पेयर में आ जाएंगे और जाइगोट बनेगा और जाइगोट से नया बेबी बन जाएगा और बेबी से तुम्हारे और हमारे जैसा इंसान बन जाएगा भैया। अरे इतना आसान तो था ही। अब क्या समझाना चाहते हैं? तो आपको बस यहाँ से क्या याद रखना है कि क्रोमोसोम क्या होता है बेटा, पेयर में होता है। तो क्रोमोसोम पे क्या लिखा होता है बेटा, बताइए बताइए, जेनेटिक कोड कहाँ पे, जीन। क्रोमोसोम एक्चुअली में डीएनए है, डीएनए के ऊपर कौन होता है, जीन, जो कि प्रोटीन बनाता है, ठीक है ना। तो जीन भी कहीं ना कहीं किसमें होते हैं, पेयर में। तो आपको एक बात समझ में आ गया कि क्रोमोसोम किसमें होता है बेटा, पेयर में होता है, ठीक है। अब समझिए आगे चलते हैं बेटा मेंडल के ऊपर। इससे पहले क्या पढ़ा आपने कि क्रोमोसोम किसमें होता है बेटा, पेयर में होता है। पेयर में अगर क्रोमोसोम होगा बेटा तो जीन भी पेयर में ही होंगे। अभी बस आप इतना याद रखो, हो सकता है कि ये आपको समझ में नहीं आया हो, बट अब आपको सब हम क्रिस्टल क्लियर करा देंगे जो मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया था उसके थ्रू। चलिए पहले थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं कि मेंडल चचा कौन थे जिनके कारण ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ रहा है। अरे भाई ये बहुत ही टफ चैप्टर माना जाता है, सिर्फ क्लास 10th में नहीं, क्लास 12 वालों के लिए भी बहुत बड़ा बवंडर हो जाता है, समझे कि नहीं। तो ये है बहुत प्यारा चैप्टर, अगर आप इसको दिल लगा के पढ़ेंगे, ध्यान यहाँ रख के पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि अरे भैया इससे आसान तो कोई चैप्टर ही नहीं था। लेकिन अगर आपका दिमाग कोई और गोला पे होगा और या फिर घुटना में होगा तो आपको फिर समझने में भैया होने वाला है परेशानी। तो दिमाग को घुटना से उठा के यहाँ जल्दी से लेके आइए, क्योंकि अब हम जाने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए बेटा आगे चलते हैं। मेंडल चचा कौन थे? अरे मेंडल जो थे ना, इनका पूरा नाम था ग्रिगोर जोहान मेंडल, ठीक है ना। अब जो पढ़ना है आप अपना पढ़ते रहिए, ठीक है। इनको बेटा फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जानते थे बिकॉज ये 1856-57 में ही एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिए थे जीन के ऊपर। ये 1865 में इनका एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट था उसको पब्लिश किया गया, समझे, एक पेपर के अंदर। उसके अंदर इन्होंने फैक्टर जीन के ऊपर चर्चा करी। इसीलिए उस जमाने में बेटा, जिस जमाने में लोग के पास खाने के लिए नहीं था सही से, इंडिया में गुलामी चल रहा था, अंग्रेज राज कर रहे थे यहाँ पे, मेंडल साहब ने खोज किया उसी समय जीन के बारे में, समझे, और एक पेपर में पब्लिश करा दिया कि देखो भाई जो मेरा एक्सपेरिमेंट है। और वहां से फिर सोचो, इसीलिए इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स के नाम से जाना गया, क्योंकि सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो इतना इन डेप्थ जाके एनालाइज किए थे। चलिए आगे चलते हैं। मेंडल का जो काम था बेटा वो एक पी प्लांट के ऊपर था। हाँ वही पी, मटर जो तुम लोग खाते हो, समझे कि नहीं। तो बेटा पी प्लांट के ऊपर था। पी प्लांट को हम लोग, साइंटिफिक नेम है उनका क्या है, इनका एक्सपेरिमेंट किस में था, गार्डन पी के ऊपर, जिसको हम पाइथसम सटाइवम के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है? इनका क्या था ना बेटा, ये जो एक्सपेरिमेंट किए थे है ना, इसके अंदर ही मैथमेटिक्स का भी यूज कर लिए थे और भी बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और मैथमेटिक्स भी यूज किए। तो जब 1865 में जब इनका जो रिजल्ट जो आया वो पब्लिश जब भी करवाए तो क्या हुआ, फेमस नहीं हुआ, क्योंकि ज्यादातर लोगों को समझ में ही नहीं आया। बायोलॉजी में मैथ को घुसा दिए हुए थे, समझे कि नहीं। बट 1900 के अंदर 3 अलग साइंटिस्ट इनके मरने के बाद वो एक्टिव हुए और इनके रिसर्च को देखा तो पता चला भाई क्या रिसर्च किए। और आज आप लोग जो डीएनए प्रिंटिंग का चर्चा करते हैं, जीन के ऊपर जो काम करते हैं, मान लो तुम्हारे हमारे बॉडी के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा था तो हम लोग अब कैसे रिसर्च करके एक बैक्टीरिया के अंदर वो जीन डाल दिए और वहां से हम लोग इंसुलिन बनाने चालू कर दिए। तो देखो गेम कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है। अरे हरित क्रांति आ रही है, मिल्क के अंदर जो है सो वो क्या बोलते हैं उसको, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, जो मिल्क के अंदर रेवोल्यूशन है। तो ये सब कैसे आ पा रहा है? अगर जीन के बारे में पता नहीं होता ना बेटा तो ये जीवन जितना आप आसान देख रहे हैं उतना आसान कुछ नहीं होता, बहुत टफ हो गया होता। तो ये फादर रियल में है भाई जेनेटिक्स के, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो 1900 के अंदर 3 साइंटिस्ट आए, फिर उन्होंने उनके जो भी रिसर्च को, जो रिजल्ट पब्लिश हुआ था उसको रीडिस्कवर किया और फिर बताया कि भैया मेंडल को प्रणाम करिए क्योंकि क्या खोज के गए थे। अब समझिए कि मेंडल ने
पी प्लांट को ही क्यों चूज किया बेटा? तो इसके पीछे कुछ कारण था। देखो, कोई भी इंसान, मान लो हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना है, तो हम एक आम का पेड़ ले लेंगे, उसको जन्म देंगे, 60 साल बाद जब वो पेड़ फल देगा, 10 साल बाद, 20 साल बाद जब वो फल देगा, तब हम इंतजार करेंगे, फिर उसके बच्चा को, फिर सीड को लगाएंगे, फिर हम देखेंगे अच्छा 20 साल बाद, तब तक तो बेटा हम ही चले जाएंगे। तो कौन सा प्लांट लेना चाहिए जिसका लाइफ स्पैन कम हो, जो 2-4 महीने में फल फूल दे दे, जो सीड दे दे, जिसके बच्चा को फिर हम लगाएंगे, पता चलेगा कि अच्छा भाई जब ऐसा ऐसा हुआ तो क्या रिजल्ट क्या आया। तो समझ में आया कि नहीं? तो इनका क्या था, दो प्लांट को क्रॉस करवा रहे थे, तो किसको लेना चाहिए था, कम एज वाले को कि ज्यादा एज वाले को? तो कम एज वाले को लिया, ऑब्वियस सी बात है। तो पाइसम सटाइवम का क्या था बेटा, लाइफ साइकिल बहुत कम था, ठीक है। दूसरा बात, इसके पास ना ट्रेट था, जैसे हमारे तुम्हारे के अंदर कलर का देखना, कोई बहुत डार्क है तो कोई उससे कम, तो कोई उससे कम, कोई कम, ऐसे करते करते कितना तरह कलर है, तब वो अमेरिकन व्हाइट पे भी पहुंचते हैं। अरे गौर किया कि नहीं, इनके अंदर ना कॉन्ट्रास्टिंग दिख रहा था। अच्छा भाई, एगो पेड़ बहुत बड़ा, एगो बहुत छोटा, अच्छा ये ठीक है। फिर देखेगा कि अरे एक फूल का कलर वायलेट और एक का व्हाइट, तो कॉन्ट्रास्टिंग था पूरा पूरा, जो आराम से आप देख रहे थे, समझ रहे हैं। फिर देखे कि एक का सीड राउंड है और एक का सीड रिंकल्ड है, समझ में आया कि नहीं? तो पूरा पूरा डिफरेंस पता चल रहा था कि कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड था। अरे ट्रेड क्या, जैसे फ्लावर का कलर क्या है, कैरेक्टर, और व्हाइट कलर और वायलेट कलर ये क्या है, कलर है। व्हाइट कलर एंड वायलेट कलर उसका क्या हो गया, ट्रेट हो गया। तो एक कैरेक्टर के कई सारे ट्रेट हो सकते हैं, समझ में आया? तो इसमें क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था बेटा। हमारा अगला पॉइंट क्या है कि इनके पास क्या था, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट था। अब आइए तीसरे पॉइंट पे, ये ना सेल्फ पॉलिनेशन भी करते थे। अब पिछले चैप्टर में पढ़ाया है, पढ़ा तो होगा नहीं, काहे कि ना बेटा अय्यासी में जो मन लग रहा है, जीवन के अलग अलग काम में आप बिजी हैं, दुनिया में कोई सबसे बिजी है तो तुम हो, बाकी तो सब गधा है जो जा रहा है जॉब पे, बाकी क्या क्या है भाई, उन सब से ज्यादा आप बिजी हैं। पूरा देश का भार आप ही के ऊपर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद अगर कुछ सब संभाले हुए है तो हमको लगता है तुम ही हो। अरे है कि नहीं, हम झूठ बोल रहे हैं क्या? तो जब झूठ नहीं बोल रहे हैं गधा सब, तो काहे नहीं पढ़े थे पिछला चैप्टर? सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है बेटा, एक ही फ्लावर में एंथर भी था और उसी में पिस्टल भी था। तो सेम फ्लावर का एंथर अपने ही पिस्टल को जब क्या कर रहा था, पॉलिनेशन, वहां से पॉलिन ग्रेन उड़ के अपने ही पिस्टल पे चला जा रहा था उसी फ्लावर के, तो सेल्फ पॉलिनेटेड उसको बोलते हैं। जब वो फ्लावर से एंथर उड़ के किसी और फ्लावर पे जाके गिर रहा था तो उसको हम क्रॉस बोलते थे, प्रोपॉलिनेशन। समझ में आया? तो इनमें दोनों होता था, सेल्फिंग भी कर सकते थे, सेल्फ पॉलिनेशन भी, एज वेल एज क्रॉस पॉलिनेशन भी, इसीलिए इनको लिया गया। उसके बाद चौथा पॉइंट है कि लार्ज नंबर में इनका सीड का जनरेशन होता था। सीड बहुत ज्यादा नंबर में जनरेट होता था। अब सोचो, हम कोई प्लांट लगाए, उसमें बहुत सारा सीड आया, तो उन सारे सीड को लेके जब दोबारा लगाएंगे तो आसानी होगा हमको ये जानने में कि भाई हम जब एक टॉल और एक डॉर्फ, मतलब एक बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट जब आपस में क्रॉस करवाए थे, तो जो रिजल्ट आएगा, तो मान लो 500 रिजल्ट आया तो रिकॉग्नाइज करने में आसान होगा ना। मान लो 21 को बच्चा पैदा लिया तो तुमको कैसे पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हुआ? 500 बच्चा जब पैदा लेगा तो समझ में आएगा, अरे भाई इसमें से तो भाई 400 बड़ा है, 100 छोटा है, अरे ये तो बहुत तगड़ा खेल चल रहा है। तो ज्यादा नंबर में सीट था तो आराम से रिजल्ट को क्या कर रहे थे, आराम से समझ पा रहे थे कि भैया जो हम कर रहे हैं उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, उसको समझना आसान हो रहा था। ठीक है, इसके बाद पचमा क्या है बेटा, कि जो ट्रेट है, मतलब फ्लावर का जो कलर है, मान लीजिए प्लांट का हाइट है, वो स्टेबल एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में आराम से जा रहा था और ऑब्जर्वेबल भी था, आराम से ऑब्जर्व कर पा रहे थे। समझ में आया? तो ये सब ही कारण था जिसलिए उन्होंने क्या किया था, पाइसम सटाइवम या फिर पी प्लांट को लिया था एक्सपेरिमेंट के लिए। अरे कोई दिक्कत है क्या बेटा? तो मेंडल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसर्च करके, एक इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट करके चले गए, ठीक है ना, जो कि हम सब के लिए आगे चल के बहुत बड़ा वरदान बना बेटा। मेंडल ने कितने कैरेक्टर को लिया, क्वेश्चन आएगा, याद रखिए 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिया, ठीक है बेटा। अब सातों का नाम क्या याद करना है आपको? नहीं, सातों का नाम नहीं याद करना है। मैं जो टिक कर रहा हूं, प्लांट आपको याद रखना है, प्लांट हाइट या फिर स्टीम हाइट, फिर आपको प्लांट हाइट इसको कर लो, ठीक है, ऐसे याद रखना प्लांट हाइट, ठीक है। अब समझिए, फ्लावर कलर आपको याद रखना है, देन आपको याद रखना है सीड शेप और सीड कलर, ये चारों आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। आपको कौन कौन याद रखना है बेटा? प्लांट हाइट याद रखना है, फ्लावर कलर एंड सीड शेप को आपको याद रखना है, ठीक है ना। देख लीजिए एक बार, प्लांट हाइट का क्या है बेटा, दो तरीके के इसमें ट्रेट थे, एक बड़ा ट्रेट,
एक बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट। अगर फ्लावर कलर की बात करें तो एक फ्लावर वायलेट कलर का और दूसरा फ्लावर व्हाइट कलर का। सीड शेप की बात करें तो राउंड एंड रिंकल, और सीड कलर की बात करें तो येलो कलर और ग्रीन कलर का सीड था। ठीक है, क्या कोई दिक्कत है? चलिए ये लाइन आपको अभी हम समझाते हैं, समझिए। अब समझिए बेटा कि मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया उसमें सबसे पहले उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस को किया। एक घुट बस पानी पी लेते। क्या किया बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया सबसे पहले। चलिए, तो मेंडल का जो एक्सपेरिमेंट था उसमें सबसे पहले उन्होंने क्या किया बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जैसे बेटा आपने प्लांट हाइट के एक कैरेक्टर को लिया, ठीक है, उसमें दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को उन्होंने लिया, एक बड़ा प्लांट और एक छोटा प्लांट। ठीक है, तो जब दो कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट को आप लेके क्रॉस कराते हैं उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, तो क्या कह रहा है उन्होंने? मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया। ठीक है, अब क्रॉस किस पे था? प्लांट हाइट के ऊपर। समझिए बात को, किसके ऊपर क्रॉस था बेटा? प्लांट हाइट के ऊपर। एक प्लांट बड़ा लिया, दूसरा प्लांट छोटा लिया। ठीक है, एक प्लांट बड़ा लिया था, दूसरा प्लांट छोटा, और इनका क्या कर दिया? आपस में क्रॉस करवा दिया, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करवा दिया। समझे कि नहीं? मतलब एक को मेल मान लिया, एक को फीमेल, ऐसे करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करा दिया। तो जो रिजल्ट आया बेटा, जो रिजल्ट आया, अरे समझ में आया कि नहीं बेटा? प्लांट है, एक प्लांट तो टॉल था, बड़ा प्लांट था, दूसरा प्लांट छोटा प्लांट था, उसमें क्या किया इन्होंने? क्रॉस फर्टिलाइजेशन। समझ में आया? समझ में आ गया ना बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराया। ठीक है, तो रिजल्ट में इनको क्या पता चला? इनको रिजल्ट में पता चला जो पहला जनरेशन आया, जो फर्स्ट जनरेशन आया, उसमें सारा का सारा बड़ा प्लांट था। अरे भैया समझिए, एक बड़ा प्लांट लिया और एक छोटा प्लांट लिया, जब दोनों को इन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तहत पास किया, जब क्रॉस फर्टिलाइजेशन कराया, तो रिजल्ट में जो बच्चा सब ना आए, सब लंबू सब थे। समझे कि नहीं? तो लंबू का बच्चा सब लंबू निकला, मतलब जो शॉर्ट प्लांट था वो गायब हो गया। मतलब इनको समझ में आया, अरे भाई तो तगड़ा गेम हो गया। तो शॉर्ट वाला का क्या हुआ? हम तो दोनों को क्रॉस कराए थे। अरे आपके अंदर आपके मम्मी से आपके पापा दोनों से कैरेक्टर आता है ना? अरे हाँ कि ना? तो इनका तो शॉर्ट वाला गायब हो गया, इनका दिमाग हिला भाई कि ऐसे कैसे हो गया भाई, दोनों को क्रॉस कराया, एओ का गायब हो गया पूरा पूरा कैरेक्टर। अब समझिए, फिर क्या किए? इसी प्लांट को लिए और सेल्फिंग करा दिए। सेल्फिंग का मतलब सेम प्लांट के फ्लावर को, सेम प्लांट मान लो। सेल्फिंग का मतलब ये होता है बेटा, मैंने बताया ना कि सेल्फ पॉलिनेशन हो गया। सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है? जब एक ही फ्लावर का, अपने ही फ्लावर का एंथर अपने ही पिस्टल को क्या करे बेटा? जाके पॉलिनेट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? सेल्फिंग करना। ठीक है, तो उसी बड़े प्लांट को लिया और उसी के पॉलन ग्रेन से, उसी के स्टिग्मा को, सेम फ्लावर के पॉलन ग्रेन से उसके स्टिग्मा को फर्टिलाइज कर दिया। ठीक है ना, उसके ओवम को। अब क्या हुआ? जो बच्चा आया उसमें तीन प्लांट बड़ा और एक प्लांट छोटा आया। तो यहां से उनका दिमाग चला, अरे भैया ये तो गजब खेल हो गया। अरे क्या खेल हो गया? तो जो हम सोच रहे थे कि जो पहला जनरेशन आया खाली टॉल आया, मतलब खाली टॉल का दबदबा है, शॉर्ट भी कहीं ना कहीं छुपा हुआ था इसके अंदर। ये टॉलवा के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट प्लांट का भी कैरेक्टर छुपा हुआ था। मतलब जो छोटा प्लांट का वो कैरेक्टर मरा नहीं, वहां से जो आया था वो कहीं ना कहीं बैठा हुआ था, ये इंतजार में था। जैसे ही उसको एक बार और सेल्फिंग कराया गया, फिर उस शॉर्ट भी दिख गया, लेकिन ज्यादा कौन दिखा बेटा? टॉल दिखा। ठीक है, इनमें इनको क्या दिखा था? 75% टॉल प्लांट और 25% क्या दिखा बेटा? बताइए, शॉर्ट प्लांट। अब देखिए, तो आप बताइए हमको, F2 जनरेशन को जज करो। F2 कौन है बेटा? F2 ये है। F2 कौन है? F2 ये है। ठीक है, इसको एक बार जज करिए और बताइए कि इसमें फिनोटाइप का मतलब, अरे तुम और हम का, तुम्हारा और हमारा कलर बाहर से देखने में पता चल जाता है ना, उसी तरीके से इसको देख के बताओ, वही फिनोटाइप है। अरे हम तुम देखने में जैसे फिनोटाइप है, तो इसको देख के बताओ जो F2 जनरेशन है उसमें कितना टॉल? तो भैया ये तो आराम से दिख रहा है, 3 टॉल। अरे तो फिनोटिपिक छोटा कितना? एक छोटा। तो फिनोटिपिक रेशियो कितना है बेटा? 3:1। याद रखना है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो होता है 3:1। फिर से रिपीट करिए भैया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में जो F2 जनरेशन होता है उसका फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है भैया? अरे 3:1। और अभी जीनोटिपिक रेशियो याद कर लो, अभी समझ में आएगा। जीनोटिपिक रेशियो क्या होता है? 1:2:1। 1:2:1 याद रखिए। अब समझिए एक और बात, अगर हम तुमको बोलते कि इसको फ्रैक्शन में लिख के बताओ, तो
फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में लिख के बताओ तो क्या लिख दोगे आराम से? फ्रैक्शन में होगा भैया 3/4 टॉल था और 1/4 शॉर्ट था। 3/4 क्या था? टॉल, और 1/4 क्या था? शॉर्ट। अरे समझ में आएगा नहीं भैया, बहुत आसान है। आप इतना प्यार से पढ़ा रहे हो कि आज चैप्टर तो एकदम हो गया, एकदम मस्त हो गया है। इतना आसानी से तो हमको कोई नहीं पढ़ा है, इसीलिए कहते हैं ना तुम पेड़ स्टार की क्लास में हो भाई। तुमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम जिंदा हैं अभी, और जब तक हम हैं बायोलॉजी तुम्हारे लिए एकदम आसान है। अरे समझ में आया? तो चलिए क्या हुआ, अब थोड़ा ध्यान दीजिए। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में एक लंबू और एक छोटू सा प्लांट क्रॉस किया और रिजल्ट में सिर्फ लंबू प्लांट आए। मतलब F1 जनरेशन में खाली लंबू प्लांट का जनसंख्या ज्यादा था, समझे? 100 का 100% लंबू थे। जब उसी लंबू को सेल्फिंग करा दिया गया, समझे कि नहीं? जब इसी लंबू का क्या करा दिया गया बेटा? सेल्फिंग। ध्यान से लिखिए इसको, यहां लिखो इसको, क्या कराया गया था बेटा? सेल्फिंग। और इसको क्या कराया गया था? क्रॉस पॉलिनेशन। इसको क्या कराया गया था? सेल्फ पॉलिनेशन। ठीक है ना? जूम का हो गया बिना मतलब का, ठीक है बेटा? सब बदल गया, ठीक है ना? तो क्रॉस पॉलिनेशन जब कराए तो सिर्फ F1 में लंबा प्लांट आया, और F2 में क्या हुआ? 3 लंबा प्लांट आया और 1 छोटा प्लांट आया। तो फिनोटिपिक रेशियो हमने यहां से लिखा। फिनोटिपिक का मतलब आप और हम देखने में जैसे वही फिनोटाइप है। तो फिनोटिपिक रेशियो 3:1 आया। अरे समझ में आया कि नहीं? 3 लंबा और 1 छोटा। 3 यहाँ फिनोटिपिक रेशियो के नीचे लिख दीजिए बेटा। 3 टॉल था और 1 क्या था बेटा? शॉर्ट। क्या कोई दिक्कत है? शॉर्ट या फिर ड्वार्फ सेम बात होता है। शॉर्ट या फिर ड्वार्फ सेम चीज होता है, कोई दिक्कत है? चलिए, जीनोटाइपिक रेशियो भी आप अपने ध्यान में रख लेना, 1:2:1 होता है भैया। अरे याद हो गया, कितना कराओगे? अब एक पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहे हैं, समझिए बात को। जब ये टोटल एक्सपेरिमेंट चल रहा था तो मेंडल साहब सब कुछ समझ चुके थे कि F1 में सिर्फ टॉल आया, F2 में टॉल और डॉर्फ दोनों आया। मतलब जो छोटे वाले पेरेंट थे, मतलब ये जो थे शॉर्ट वाला पेरेंट था, इसका कैरेक्टर मरा नहीं था। इसका कहीं ना कहीं ट्रेट छिप के बैठा हुआ था। इसका ट्रेट क्या था? छिप के बैठा हुआ था, जो F2 जनरेशन में दिखा। तो इनके दिमाग में बात आया, भैया कुछ तो है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है। कुछ तो है जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जा रहा है, मतलब बच्चे में जा रहा है, ठीक है ना? आराम से स्टेबली पास हो रहा है, ठीक है? और उसका नाम उन्होंने बोला था फैक्टर। क्या बोला था बेटा? फैक्टर। उन्होंने बहुत ही प्यार से समझाया बेटा कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। उसको उन्होंने क्या बोला था? फैक्टर। क्या बोला था? फैक्टर। उसी फैक्टर को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और जीन आप बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि भैया डीएनए पे लिखा हुआ एक स्ट्रक्चर, एक कोड है जीन, जिससे प्रोटीन बनता है, जो कि डिसाइड करता है कि हमारा आपका कलर क्या होगा। आप और हम नेट टोटल जैसे भी दिख रहे हैं ना, ये सब कौन है? जीन है इसके पीछे। आप बड़े हैं, हम छोटे हैं, एज में नहीं बेटा, हाइट में, समझे कि नहीं? तो चलिए आगे चलते हैं। अब आते हैं बेटा कुछ और पॉइंट पे। इस पूरे पॉइंट को समझिए। इन्होंने 3 कंक्लूजन जो दिया, उसमें पहला बोला कि कुछ तो है जो एक जनरेशन से दूसरे में जा रहा है, उसका नाम उन्होंने फैक्टर बताया। उसी फैक्टर को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। उसी फैक्टर को आज हम जीन के नाम से जानते हैं। और इन्होंने बोला कि फैक्टर पेयर में होते हैं। फैक्टर किस में होते हैं? पेयर में होते हैं। अब समझिए, ये जो एक्सपेरिमेंट किए ना टोटल मोनोहाइब्रिड क्रॉस का, तो इनको एक बात समझ में आया। क्या समझ में आया बेटा? ये इसका जीनोटाइप लिखने चले, मतलब जीन। तो बोले कि एक जीन ऐसा है, एक को बोले जैसे ये लंबू प्लांट जो है, इसका जीन ही लिख दिए, क्यों? पेयर में होता है तो मतलब जोड़ा में होगा, तो ये लिख दिए लीजिए टी टी। और एक जो छोटा है उसका लिख दिए बेटा, बिना मेरे परमिशन के हिल रहे हो बेटा। चलिए, समझ इसको नहीं आ रहा है कि बिना हमरे कांड कर रहा है, इसको समझाओ तुम लोग। चलिए, एक है बेटा लंबू प्लांट का, उन्होंने लिखा कि भैया पहला बात कि पेयर में फैक्टर होते हैं, तो लिख दिए ठीक है, पेयर में होता है। कैपिटल टी लिख दिए, ठीक है। अब समझिए, ये कैपिटल टी और इसका इन्होंने क्या कराया था? ड्वार्फ प्लांट का स्मॉल टी का क्रॉस कराया था, तो गैमीट बना होगा। गैमीट कैसे बनाना है समझिए। आपको क्या करना है? एक पॉइंट लेना है। आपको क्या करना है? एक बेटा पॉइंट लेना है, पॉइंट से एक लाइन खींचना है। अब जब टॉल प्लांट का गैमीट हम बना रहे हैं, टॉल गैमीट, तो देखो क्या होगा। टॉल गैमीट बनाना है, एक आपको क्या करना है? पॉइंट लेना है, एक लाइन खींचना है। अब कितना तरीके का इसमें है? टी, एक तरीका टी है।
अरे एक ही टी है ना बेटा, एक ही तरीके का है, तो सिर्फ ये टाइप का गैमीट बनेगा टॉल प्लांट से। और अगर हम शॉर्ट प्लांट की बात करें, शॉर्ट गैमीट की, तो इसमें भी एक लाइन खींचना है और कितने तरीके का है, स्मॉल टी। समझ में आया? तो जो बड़ा प्लांट था टॉल प्लांट, उसका गैमीट क्या बना, कैपिटल टी, और शॉर्ट प्लांट का क्या बना, स्मॉल टी। अब क्रॉस हुआ तो कैपिटल टी क्रॉस स्मॉल टी, रिजल्ट में क्या आएगा बेटा, कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी। अरे समझ में आया? तो जो F1 जनरेशन था उसके अंदर जो जीन था वो ये आया। अरे समझ में आया? तो एक बात तो समझ में आ गया बेटा, एक बात तो यहां से समझ में आ गया कि जब बड़ा वाला टी होगा तो छोटा वाला टी, मतलब लंबू जो प्लांट था वो F1 जनरेशन में पूरा लंबा ही आया, 100% टॉल ही था। इसमें आपने पहले देखा 100% टॉल प्लांट था। मतलब ये जो बड़ा वाला जीन जो है कैपिटल टी, इसके सामने छोटा वाला जीन फीका पड़ जाता है, काम नहीं करता है। समझ में आया कि नहीं? तो जब ये बड़े वाले प्रेजेंट होंगे तो छोटका वाला का कोई वैल्यू नहीं होगा। तो कैपिटल टी जहां भी है वहां अपना डोमिनेंसी शो कर रहा है, समझे कि नहीं? तो यहां से कोई पूछे कि बताओ डोमिनेंट, समझिए बेटा, अभी तक आपको समझ में आ गया कि जो हम समझा रहे हैं, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या हुआ था, क्रॉस हुआ था, तो उन्होंने क्या किया था, लिया कि चलो भाई पेयर में होता है, बात सही है, तो कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना? समझ में आया कि नहीं? अब समझिए, जो क्रॉस हुआ तो हमने गैमीट बनाया। अब देखो प्यार से कि अब जो बना बेटा, आइए बाहर आइए, थोड़ा सा बाहर आओ, देखो अब समझने की कोशिश करिए। अब हम ना F1 जनरेशन का गैमीट बनाते हैं, इसका गैमीट बनाते हैं। इसका गैमीट में सेम वही काम करना है आपको। क्या करना है, क्या करना है बेटा, गैमीट बनाइए। गैमीट क्या करना है, एक पॉइंट लेना, एक लाइन खींचना है, और क्या करना है, देखना है कि ये कितने तरीके का है बेटा, बताओ बताओ कितने तरीके का है टी, दो तरीके का टी है। तो ये लाइन को दो पार्ट में तोड़ दो, और एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, ठीक है ना? ये दो तरीके का गैमीट बना। कितने तरीके का गैमीट बना, दो तरीके का। और इसको सेल्फिंग करा दिया गया था, मतलब अपने ही फ्लावर को, मतलब दोनों के पास, मतलब जो पॉलिन ग्रेन है और जो एग बैठा हुआ है ओवरी में, दोनों के पास क्या होगा, दो ही तरह का गैमीट बनेगा, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। अब समझिए, अब जो इनका बच्चा बनेगा उसको दिखाने का एक तरीका होता है। एक वो बॉक्स बनाइए जिसमें क्या करिए कि दो पार्ट में उस बॉक्स को तोड़ दीजिए, जिसके ऊपर क्या करिए आप, मेल का जो, देखो ऊपर में क्या है, बॉक्स दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, आ जाओ इधर, देखिए एक बॉक्स बनाना है आपको। क्या करना है बेटा, कितने तरह का गैमीट है, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी, मतलब पॉलिन ग्रेन में भी एक तरीके का गैमीट होगा और एक में भी, मतलब दोनों में सेल्फिंग करा रहे हो ना, तो जो बाप, जो माँ और बाप दोनों सेम ही फ्लावर के अंदर है, ठीक है ना? तो सेल्फिंग करा रहे हो तो दोनों के अंदर सेम गैमीट, तो पॉलिन ग्रेन का गैमीट। तो एक बॉक्स बनाइए जिसके ऊपर में कितना गैमीट लिखिए, दो गैमीट, ठीक है ना बेटा? और इन दोनों को दो पार्ट में बांट दीजिए। ये हो गया मान लो पॉलिन का। तो एग का गैमीट लिखना है एक तरफ, एक तरफ किसका लिखना है, एग का, तो एग का लिखिए, सेम गैमीट होगा। अब क्रॉस करा दीजिए, क्या बनेगा, कैपिटल टी, ठीक है? क्या कोई दिक्कत? यहां क्रॉस कराइए कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको देखो ध्यान से, तो कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां देखिए ये कैपिटल है और ये स्मॉल है, तो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है? समझ में आया? गैमीट हमने कैसे बनाया, दो तरीके था, तो एक लाइन खींच के ले जा रहे थे, दो तरीके गैमीट दिखा, कैपिटल टी स्मॉल टी, दो तरीका जीन दिखा तो दो में तोड़ दिए। समझ में आया? तो दो तरीका गैमीट बना बेटा, सेम तरीका गैमीट उसी के एंथर में और उसी के एग में था, दोनों में सेम तरीके का गैमीट था, पॉलन और एग में। अब देखो तो हमने क्या किया, एक बॉक्स बनाया जिसमें दो गैमीट ऊपर लिख दिया और दो गैमीट को साइड में लिख दिया, मतलब एक का गैमीट एक तरफ और पॉलन का गैमीट एक तरफ लिख दिया और क्रॉस करा दिया। तो रिजल्ट में क्या आया, कैपिटल टी एक होगा, यहाँ कैपिटल टी एक होंगे, फिर कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ये आया बेटा। तो यहां से आपको क्या क्या ऑब्जर्वेशन मिला, जरा हम इसको देखेंगे। आप समझिए कि देखो जो टॉल था, टॉल जो था कैपिटल टी वाला, जो कैपिटल टी वाला जीन है वो अकेला है फिर भी अपने आप को टॉल दिखा रहा है, और जब टी साथ में है फिर भी टॉल दिखा रहा है। और जो स्मॉल टी वाला था वो क्या था बेटा, सिर्फ
जब अपने स्मॉल टी वाले के साथ था तभी शॉर्ट प्लांट बना पा रहा था, कैपिटल टी को देखते ही इनका कुछ नहीं चल रहा था। तो जो अपने आप को हर सिचुएशन में शो करे उसको हम लोग डोमिनेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? डोमिनेंट जीन था ये। और ये क्या था बेटा? रिसेसिव। और जो अपने आप को शो नहीं कर पाए हर एक सिचुएशन में उसको रिसेसिव बोलते हैं। ठीक है, तो अब आपको डोमिनेंट का मतलब समझ में आ गया होगा। रिसेसिव डोमिनेंट किसको बोला? जो हर सिचुएशन में, अरे जब कैपिटल टी स्मॉल टी था तो पर भी ये अपने आप को शो किया, टॉल बनाया भाई। और जब कैपिटल टी था फिर भी टॉल बनाया, ठीक है ना। और स्मॉल टी ही जब साथ आया तभी ही शॉर्ट प्लांट बना था। समझे कि नहीं? तो यही क्रॉस था एक्चुअली में जो कि मेंडल ने किया। अब यहां से आपको कुछ बात समझ में आएगी। जैसे अब यहां लिख दीजिए जो भी हमने बोला। उन्होंने क्या लिया? कैपिटल टी, स्मॉल टी। बड़का को कैपिटल टी कर दिया, छोटका को स्मॉल टी। तो जो रिजल्ट आया था क्या आया था बेटा? क्रॉस कराओ इसको, इसका गैमेट बनाओ। इसमें एक की तरह गैमेट बनाया, कैपिटल टी इसमें स्मॉल टी। और जब कैपिटल टी स्मॉल टी का गैमेट मिलेगा तो ये बनाएगा F1 में। और इसमें क्या बनाता है रिजल्ट के तौर पे? याद आया ना? कोई दिक्कत है? ठीक है ना? चलिए, स्मॉल टी, ठीक है ना बेटा? समझ में आया? अब देखो ध्यान से, अब इसमें आपको दिख रहा होगा बेटा, इसको हम बोलते हैं, आप हमको F1 जनरेशन का जीनोटाइप बताइए। अगर हम आपसे पूछे जीनोटाइप बताओ F1 जनरेशन का, जीनोटाइप ऑफ F1, तो क्या बताओगे? जीन क्या है बेटा? कैपिटल टी स्मॉल टी। और फिनोटाइप बताओ, फिनोटाइप का मतलब देखने में कैसा है? तो भैया टॉल है। क्या कोई दिक्कत है? अब तुमको जीनोटाइप का मतलब समझ में आ गया होगा, फिनोटाइप। अब तुम हमको F2 का बताओ तो बेटा, जीनोटाइप ऑफ F2 तो बताओ क्या है? कैपिटल टी एक है, ठीक है बेटा। कैपिटल टी दो है, और स्मॉल टी एक है, मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी। ये देखने में है जीनोटाइप, ठीक है। फिनोटाइप बताइए F2 का, फिनोटाइप बताओ। अरे बहुत आसान है भैया, फिनोटाइप ऑफ F2 बताइए क्या है बेटा? ये दोनों टॉल है, मतलब 3:1, ठीक है। और इसमें 3 क्या है बेटा? 3 टॉल है और एक डॉर्फ है। तो समझ में आ गया ना आपको कि क्या है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब हम आगे आपको एक और वर्ड सिखाने जा रहे हैं। अब आप डोमिनेंट का मतलब समझ गए, जो अपने आप को हर सिचुएशन में दिखाता है वो डोमिनेंट। कौन था? कैपिटल टी डोमिनेंट, ठीक है ना। अरे कैपिटल टी की जगह ये ना माना गया है, तो कैपिटल टी की जगह तुम कुछ भी ले सकते हो, ठीक है ना, वो तुम्हारे ऊपर है। कैपिटल से बस ये दिखाया जा रहा है कि डोमिनेंट है भैया, ताकतवर है। और स्मॉल टी से दिखाया जा रहा है रिसेसिव है भैया। समझ में आ रहा है? डोमिनेंट का मतलब ये है कि हम हर सिचुएशन में, चाहे हम अकेले रहें या हमारे साथ छोटकू को डाल दो, भाई टॉल ही प्लांट बनेगा। और जब छोटका साथ होगा स्मॉल टी तभी वो शॉर्ट बना पाएगा। हमरे रहते में तो सिर्फ टॉल ही बनेगा भैया। दादागिरी है इनका, किनका? इसीलिए इनको डोमिनेंट बोला गया। अरे शासन इनका चलता है, डोमिनेंट है भाई। कौन? कैपिटल टी। और स्मॉल टी क्या है? बताइए रिसेसिव है। अब समझो, जीन हमने क्या बोला था? जीन पेयर में पाया जाता है। तो जीन ना, जब अल्टरनेट जीन होता है किसी एक कैरेक्टर का, समझिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझाने जा रहे हैं। देखो, डोमिनेंट एलील यहां लिखे हुए हैं और रिसेसिव एलील। तो हम आपको पहले ही बताते, कैपिटल टी डोमिनेंट एलील है और स्मॉल टी रिसेसिव है। अब एलील का मतलब समझ लो, आपको समझ में आ जाएगा। एलील क्या होता है? एक एलील, एन एलील इज एन अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन दैट कंट्रोल अ पार्टिकुलर कैरेक्टर। अरे कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या कर रहा है बेटा? एक कैरेक्टर को कंट्रोल कर रहा है। कौन सा कैरेक्टर? प्लांट हाइट। तो कैपिटल टी और स्मॉल टी प्लांट हाइट को तो कंट्रोल कर रहा है, बट अल्टरनेट है, एक लंबू को रिप्रेजेंट करता है और एक छोटकू को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। कैपिटल टी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लंबू को। तो अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन है। तो इसमें तो एलील क्या हो गया बेटा? जैसे कैपिटल टी और स्मॉल टी में ये एक एलील हो गया और ये एक एलील हो गया, सेम जीन का है, ठीक है ना। और ये एक ही कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है। अरे एक ही कैरेक्टर का भाई क्या कहलाता है? एलील कहलाता है। समझ में आया? तो जो भाई अपना डोमिनेंसी शो करता है उसको डोमिनेंट एलील बोलते हैं, और जो भाई अपना डोमिनेंसी नहीं शो कर पाता उसको रिसेसिव एलील बोलते हैं, ठीक है ना बेटा। अब चलिए, अच्छा डोमिनेंट ट्रेट हमको तुम बताओगे? ये तो बहुत आसान है। डोमिनेंट ट्रेट, कैरेक्टर क्या था बताओ? बेसिक फीचर, जैसे प्लांट हाइट, ये क्या हो गया बेटा? कैरेक्टर। ट्रेट क्या होगा?
अरे प्लांट बड़ा है या छोटा है, ये ट्रेट है भैया। तो डोमिनेंट ट्रेट कौन है, कौन अपने आप को हर सिचुएशन पे दिखा रहा है, टॉल, टॉल होना, ठीक है ना। और शॉर्ट होना इज अ रिसेसिव ट्रेट। अरे कोई दिक्कत है क्या भैया, तुम अब सब समझते जा रहे हो, तुम बहुत समझदार बच्चा हो, घुटना से तुम्हारा यहाँ आ गया है। अरे हमको आइए पता चला ये बात। चलिए, वो कहा है ना भैया, हम बिहार से हैं तो बिहारी टोन आ जाता है, और वो हमारे जीन में है, जीन में है नहीं, एक्वायर्ड है भैया, जन्म लिए थे। हमारे आस पड़ोस वाले इतना ठेठी में बतिया है कि हम सीख गए हैं देसी भाषा, कहा करें, निकालने से नहीं निकल रहा है। चलिए, लेकिन देसी में जो मजा है विदेशी में कहाँ है, चलिए देसी में बात करते हैं तुमसे। तो बात ऐसा है भैया कि इतना तक तो तुम समझ गए डोमिनेंट क्या होता है। F1 जनरेशन में सब टॉल आया था, F2 में भैया जो शॉर्ट का भी फीचर छिपा हुआ था वो भी आ गया था। तो आप हमको ये बताइए, ये रेशियो आपको याद हो गया ना, F2 जनरेशन का रेशियो, F1 का भी याद हो गया। जीनोटाइप F1 का क्या है बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, और उसमें 100% क्या थे बेटा, टॉल थे। टॉल क्या था बेटा, 100%, 100%। और अगर हम बात करें जीनोटाइप ऑफ F2 की, तो क्या थे बेटा, 1:2:1, और F2 में फिनोटाइप 3:1। क्या कोई दिक्कत है, अरे सब समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए अब हम आगे चलते हैं, एक और वर्ड आपको समझा देते हैं। एक होता है बेटा होमोजाइगस और एक होता है हेट्रोजाइगस। तो अब तुम ना उस क्रॉस को देखो, टॉल को क्या लिखे थे, कैपिटल टी, और शॉर्ट को स्मॉल टी। जब इसका क्रॉस आया था तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी क्या बनाया था, टॉल बनाया था। क्यों, क्योंकि कैपिटल टी तो डोमिनेंट भाई है ना भाई, समझे कि नहीं। अब जब हम बात करें बेटा, जब F2 की बात करे थे तो F2 में क्या क्या हुआ था, अरे काहे भाग रहे हो, कुछ इस तरीके का जीन बना था, अरे याद होना चाहिए, 1:2:1 का जीनोटाइप, और फिनोटाइप 3:1, मतलब 3 लंबा और एक छोटा F2 में बना था। क्या कोई दिक्कत है, आई होप कि आपको याद हो रहा होगा। होमोजाइगस क्या होता है बेटा, होमोजाइगस जब दोनों एलील सेम होता है, जब दोनों एलील मतलब दोनों भाई सेम सेम हो, मतलब दोनों या तो डोमिनेंट हो या फिर दोनों छोटकू हो, ऐसे एलील को क्या बोलते हैं बेटा, होमोजाइगस। जब दोनों, दोनों नहीं, जब दोनों एलील सेम हो, उसको क्या बोलेंगे बेटा, होमोजाइगस। तो कैपिटल टी स्मॉल टी भैया, होमोजाइगस, ठीक है ना। और हेट्रोजाइगस किसको बोलते हैं बेटा, बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी। समझ में आ गया। अब तुमसे कोई पूछे कि होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस में क्या डिफरेंस है, बता दोगे, होमोजाइगस जीन ये है भैया, हेट्रोजाइगस ये है, ठीक है ना। क्या कोई दिक्कत है, चलिए राउंड कर लीजिए। अच्छा, ये जो भी हम बकते जा रहे हैं पहाड़ा के जैसे, 2 1 जो 2, 2 2 जो 4, देसी भाषा में दुख का दू, दू दूनी 4, भूल मत जाइएगा भैया, इसको याद रखिएगा, नहीं तो कल पछताइएगा एग्जाम में, कहिएगा बाप रे बहुत टफ चैप्टर था। टफ नहीं था, दिमाग घुटना में नहीं होना चाहिए, बड़ा आसान चैप्टर है, बहुत मजेदार चैप्टर है। सोचो ये नहीं होता तो तुम, अरे क्या होता भाई, क्या होता। ये मेडिसिन का इंडस्ट्री इतना बड़ा जो बना है, किसके दम पे, जो हरियाली जो आया, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आया, उसको पढ़े होंगे ना आप, वो किसके चक्कर में, सब जीन अगर नहीं जानते तो बड़ा दिक्कत हो जाता भाई। चलिए अब आते हैं बेटा, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का कुछ एग्जांपल आपके बुक में दिया है। अब मान लीजिए ये टॉल है, ये पेरेंटल है, तो क्या जीन था इसका, कैपिटल टी। अब खुद से लिखो स्मॉल टी भैया, ये टॉल है और ये भी टॉल है। हाँ, तो इसका जो F1 का बना था वो कैपिटल टी स्मॉल टी, इसी को क्या कर रहा था, क्रॉस कर रहा था। बेटा इसका गैमीट बनाओ, तो गैमीट बनाओ, एक लाइन खींचे भैया, 2 तरिया था तो 2 तरिया गैमीट बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। इसका लाइन खींचिए, 2 तरिया गैमीट इसमें भी बनेगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब देखो इसका जब रिजल्ट बनेगा, अरे हाँ समझ दिख रहा है ना, दिख रहा है ना भाई, ठीक है ना। तो हमने इसका भी गैमीट बनाया, क्या बनाया बेटा, इसका भी गैमीट बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसका भी बनाया कैपिटल टी स्मॉल टी। अब इसको बक्सा बनाएंगे जिसके ऊपर एओ का फिट हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी, और इसके नीचे एओ का फिट हो जाए कैपिटल टी स्मॉल टी। बांट दीजिए, कैपिटल टी स्मॉल टी को 2 आधा कर दीजिए और इसको भी 2 आधा कर दीजिए। अभी क्रॉस करा दीजिए, हो जाएगा रिजल्ट, कैपिटल टी, रुको, कैपिटल टी स्मॉल टी, यही आया था। ये तो तुम्हारे बुक में नहीं दिया, हम समझाने के लिए बता रहे हैं कि कैसे जो है सो क्रॉस होता है। अब इसका जीनोटाइप आप खुद लिखिए, जो F2 जनरेशन है उसका जीनोटाइप भैया खुद ही लिखिए। तो जीनोटाइप इसका टॉल का क्या होगा, कैपिटल टी। इसका बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी,
स्मॉल टी। इसी तरीके से फ्लावर कलर को दिया, अब तुम खुद बताओगे बेटा। मान लो फ्लावर कलर का डोमिनेंट हम लेते हैं कैपिटल वी से, और शॉर्ट को लेते हैं स्मॉल वी से, तो बताओ इसमें डोमिनेंट कौन था और मतलब रिसेसिव कौन है? डोमिनेंट कलर कौन है, रिसेसिव कलर कौन है, पहले ये बताइए हमको। तो डोमिनेंट कलर F1 को देखो, F1 में कौन आया भैया? ये तो वॉयलेट कलर आया, मतलब कैपिटल वी वाला। ये कौन सा कलर है? ये वॉयलेट है, वॉयलेट। और ये कौन सा है? व्हाइट। ठीक है, तो वॉयलेट को हमने क्या लिखा बेटा? कैपिटल बी, और इस व्हाइट को क्या लिखा? स्मॉल वी। तो F1 में क्या आएगा? कैपिटल वी स्मॉल वी। अच्छा, कौन सा कलर डोमिनेंट है बेटा? वॉयलेट है। क्यों? क्योंकि F1 में सिर्फ कौन दिख रहा है? वॉयलेट कलर दिख रहा है। ठीक है, और 3:1 का रेशियो एज अ रिजल्ट आ जाता है, जिसमें 3 क्या होगा बेटा? 3 वॉयलेट होगा, इसमें क्या होगा? 3 वायोलेट, और 1 क्या होगा? क्या होगा? बताओ बताओ। व्हाइट कलर। क्या कोई दिक्कत है? हमको पता है कि तुम मोनोहाइब्रिड क्रॉस अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए एलील क्या होता है। एलील समझ में आ गया। डोमिनेंट एलील वो होता है बेटा जो अपने आप को हर एक सिचुएशन में, चाहे वो अकेले हो, अब मतलब दोनों सेम एलील होगा तो पर भी शो करेगा, या फिर वो छोटकू के साथ भी होगा फिर भी अपने आप को ही दिखाएगा, तो वो डोमिनेंट। रिसेसिव का मतलब बेटा जो जैसे ही बड़का को देखेगा कुछ नहीं कर पाएगा, वो जब छोटा छोटा साथ मिलेगा, छोटका दोनों एलील जब साथ मिलेंगे, स्मॉल टी, ठीक है ना, ये होता है क्या? रिसेसिव। डोमिनेंट एलील कौन था बेटा? कैपिटल टी। रिसेसिव एलील कौन था? स्मॉल टी। ठीक है ना। और एलील क्या होते हैं? जैसे कि प्लांट हाइट का 2 एलील है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, जो एक कैरेक्टर के 2 अलग अलग अल्टरनेट जीन हैं, ठीक है ना, जो एक ही कैरेक्टर को दिखा रहा है। जीनोटाइप क्या होता है बेटा? जीनोटाइप होता है भैया कैपिटल टी स्मॉल टी, जीनोटाइप। फिनोटाइप क्या होता है? जैसे कि टॉल और जैसे कि शॉर्ट, ये फिनोटाइप है। दिख रहा है ना। होमोजाइगस क्या होता है? समझ में आ गया। होमोजाइगस क्या होता है बेटा? होमोजाइगस 2 तरीके के, एक तो होमोजाइगस डोमिनेंट और दूसरा होमोजाइगस रिसेसिव। होमोजाइगस डोमिनेंट बताइए कैपिटल टी, होमोजाइगस रिसेसिव बताइए स्मॉल टी। समझ में आ गया। हेट्रोजाइगस का क्या हो जाएगा बेटा आंसर? कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। क्या कोई दिक्कत है? अरे भैया सब समझ में आ गया, समझ में आया। डोमिनेंट एलील एक्सप्रेस इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन का क्या मतलब हुआ बेटा? ये अपना कैपिटल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी होमोजाइगस में भी, हेट्रोजाइगस दोनों में डोमिनेंट शो होगा, लेकिन रिसेसिव क्या होगा बेटा? सिर्फ स्मॉल टी और होमोजाइगस में ही शो कर पाते हैं अपने आप को स्मॉल टी। तो दोनों सेम तो होमोजाइगस, दोनों अलग अलग तो हेट्रोजाइगस। और समझ में आया कि नहीं? चलिए अब बेटा इसको आप ध्यान से देखो और हमको बताओ। एक हमने राउंड सीड लिया है और एक रिंकल्ड सीड लिया है, ठीक है ना। पी प्लांट के 2 सीड बेटा, राउंड एंड रिंकल्ड। एक बार इस क्वेश्चन को देखिए और बनाने का 1 सेकंड कोशिश करिए, ठीक है ना। देखिए अब समझिए बेटा F1 में क्या आया बताओ। F1 जनरेशन में सिर्फ राउंड सीड आया है भैया, सिर्फ गोलका सीड आया, मतलब बेटा F1 वाला क्या है बेटा? डोमिनेंट ट्रेट है, कहीं ना कहीं ये छटकू को दबा देता है, ठीक है ना। तो ये पहले तो समझिए क्या हुआ बेटा। राउंड सीड को हम ले लेते हैं कैसा? कैपिटल आर, और स्मॉल को ले लेते हैं कैपिटल आर स्मॉल आर, तो ये क्या बनेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर। और इसमें ये क्या होगा बेटा? 3 तरह ये बने, कैपिटल आर स्मॉल आर। ये तो तुमको याद ही हो गया होगा, ठीक है। अब इसमें आप हमको बताओ F2 जनरेशन का फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा भैया? 3:1 का फिनोटिपिक रेशियो। और जीनोटिपिक रेशियो बताइए कि क्या होगा? बताओ 1:2:1 का। 1 में क्या होगा? देखो बेटा अब तुमको एकदम क्लियर होगा, क्रिस्टल क्लियर होगा बेटा। देखो 1:2:1 में बताइए, एक कैपिटल आर स्मॉल आर, ठीक है ना। दो कैपिटल आर एक, ठीक है ना। जीनोटाइप में कैपिटल आर स्मॉल 2 और स्मॉल आर स्मॉल, ये जीनोटाइप हो गया। फिनोटाइप में 3 राउंड आएंगे और एक बताओ रिंकल्ड, ठीक है ना। कोई दिक्कत? यहां से सब समझ में आ गया। अब बताओ ये क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पढ़िए। जीनोटाइप ऑफ द क्रॉस, डोमिनेंट सीड कौन है, रिसेसिव सीड कौन है? अरे डोमिनेंट सीड है, डोमिनेंट सीड नहीं, यहां ट्रेट करो, ट्रेट काट के ट्रेट, रिसेसिव ट्रेट करो। डोमिनेंट ट्रेट कौन है बताओ? राउंड।
और रिसेसिव ट्रेट कौन है? रिसेसिव ट्रेट कौन है? अरे बताइए ना भैया, रिंकल्ड। अरे तुम बहुत समझदार हो, समझे कि नहीं? तुमको सब आता है। चलिए अब देखते हैं आगे, इसमें क्या बोल रहा है। इसमें आपको बताना है राइट डाउन अबाउट होमोजाइगस राउंड। होमोजाइगस, अच्छा ये सब आपको सेकेंड जनरेशन में पूछ रहा है। किसमें? तो सेकेंड जनरेशन में जो आया था ये कैपिटल आर था, ये कैपिटल आर, ये स्मॉल आर था। यहाँ क्या आया था? कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर, यार लिखने ही नहीं देता है, स्मॉल आर एंड ये जो था बेटा, गलती हो गया, ये कैपिटल आर स्मॉल आर और ये था स्मॉल आर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, सबसे पहला क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? होमोजाइगस राउंड, होमोजाइगस राउंड। होमो का मतलब बेटा होता है दोनों सेम एलील, दोनों सेम। तो कितना है बेटा? एक है, एक कितना है? एक ही है, ऐसा एक। क्या है बेटा? कैपिटल आर कैपिटल आर। दूसरा क्या है बेटा? हेट्रोजाइगस राउंड, हेटेरोजाइगस राउंड। हेट्रोजाइगस का मतलब जब दोनों एलील डिफरेंट हो, हेटेरो हो, मतलब कैपिटल आर स्मॉल आर, ऐसा कौन है? दो है बेटा। और बताइए, अब बताइए होमोजाइगस, आप हमको रिंकल्ड बताइए, होमोजाइगस रिंकल्ड कितना आया? रिंकल्ड ये आया बेटा स्मॉल आर, मतलब एक रिंकल्ड आया। एक रिंकल्ड है, दो राउंड है। तो जीनोटिपिक तो हो गया 1:2, 2:1 का। फिनोटिपिक क्या हो गया बेटा? फिनोटिपिक हो गया 3:1 का, मतलब एक और दो, तीन राउंड और एक रिंकल्ड। ठीक है ना? समझ में आ गया? अब आइए आप इस क्वेश्चन को बना के दिखाइए। ये बोल रहा है बेटा, ध्यान से पढ़ो, एक क्रॉस है जिसमें पी प्लांट है। कौन है? पी प्लांट है। एक रेड कलर ले लेते हैं, बहुत व्हाइट बहुत खेल लिए, येलो। एक पी प्लांट है जिसमें व्हाइट फ्लावर है, जिसको स्मॉल वी से, चलो व्हाइट फ्लावर जो दिया है उसको नोट करिए, व्हाइट फ्लावर है। एंड इसमें इसको स्मॉल वी से रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। एंड एक वॉयलेट फ्लावर है, अरे इसको करा दिया है मैंने, वॉयलेट फ्लावर, ठीक है। इसको इन्होंने कैपिटल वी से किया। तो ये कह रहा है रिजल्ट इन F2 प्रोजेनी विच रेशियो ऑफ वॉयलेट एंड व्हाइट फ्लावर विल बी। देखो F1 पहले तो इसका क्रॉस कराओ, F1 बनेगा, और दिख रहा है तुम लोग को F1 में क्या बनेगा बेटा? F1 में क्या बनेगा? पहले इसका क्रॉस करवाइए, इस कैपिटल वी स्मॉल वी का इसका क्रॉस कराओ, क्या बनेगा? कैपिटल वी एंड स्मॉल वी, ठीक है। और ये सब कैसा होगा? वायोलेट, ठीक है। अब इनका क्या कराओ बेटा? सेल्फिंग करा दो। इनका क्या करा दो? सेल्फिंग करा दो। सेल्फिंग से क्या बनेगा? एक कैपिटल वी स्मॉल वी, कैपिटल वी स्मॉल वी एंड स्मॉल वी। ये क्या हो गया बेटा? ठीक है। इसका ये तीन कौन होता है बेटा? वायलेट। और ये क्या है बेटा? व्हाइट। रेशियो क्या आ गया? 3:1 का। और एक बात याद रखो, तुमको यहां बैठ जाना चाहिए, कि जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस होता है उसके F2 जनरेशन में फिनोटिपिक रेशियो बताओ 3:1, फिनोटिपिक रेशियो बताओ 3:1। बार बार क्रॉस करने की जरूरत नहीं है, सीधा यहाँ याद होना चाहिए भैया कि कोई क्रॉस कराया है जिसमें एक फ्लावर वायलेट लिया और एक फ्लावर व्हाइट लिया है, इसके F2 में क्या आएगा? बताओ, सीधा 3:1। अब बताइए आप हमको कि मान लो कोई एक टॉल प्लांट है और एक डॉर्फ प्लांट है, मतलब वही कैपिटल टी और स्मॉल टी। अब लिखना नहीं है, अब तुम हमको देख के बताना है व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी। अरे F1 में कितना परसेंटेज टॉल है और कितना डॉर्फ है बताओ। तो F1 में तो भैया 100% टॉल आया था, 100% टॉल, सब टॉल था। F2 में भैया 75% टॉल था और 25% डॉर्फ था। तो क्वेश्चन देखिए, इफ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस विथ प्योर डॉर्फ, ये व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। पूछ रहा है कि F1 में कितना टॉल था, तो F1 में तो 100% था। तो ऑप्शन में देखिए 100% कौन है F1 में? ये तो सीधा डी जा रहा है। F2 का भी मिला लो, F2 कितना है? 75%, तो F2 75, तो करेक्ट आंसर इज डी। बेटा कोई दिक्कत है? मुंह पे याद होना चाहिए। देखो अब ना, अभी तक हम लोग एक ही कैरेक्टर को ले रहे थे, अब हम लोग एक
दो कैरेक्टर को लेंगे। जैसे कि समझिए, अब हम लोग लेते हैं एक प्लांट लेते हैं जिसका मान लीजिए वो टॉल है और राउंड है, और इसका हम लोग क्रॉस कराते हैं किससे, बताओ बताओ, ड्वार्फ या शॉर्ट रिंकल्ड से करा दो। ठीक है, तो ये जो आएगा, ये टॉल का कैपिटल टी और ये कैपिटल आर, और ये क्या बनेगा बताइए, शॉर्ट का स्मॉल टी। अरे शॉर्ट में क्या लिखते थे हम लोग, स्मॉल टी, और इसका हम लिख के तुमको बता रहे स्मॉल आर। अब बताओ, जो हम इसका क्रॉस कराएंगे, अभी तक जो हम क्रॉस करा रहे थे वो एक हाइब्रिड था, मतलब एक कैरेक्टर को ले रहे थे, एक कैरेक्टर के दो ट्रेट को। अब हम लोग दो कैरेक्टर को ले लिए, एक तो हमने ले लिया सीड के शेप को और एक ले लिया प्लांट के हाइट को। अब इसका क्रॉस देख रहे हैं, ये भी करवाए थे कौन, मेंडल। तो इसमें ना सबसे पहले तुमको कंफ्यूजन हो जाएगा कि भैया गैमीट का फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है ना। गैमीट के फॉर्मेशन में क्या क्या होगा, तो देखो कैसे होगा, इसमें से एक टी इधर बढ़ जाता है, समझे। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, आपको एक पॉइंट लेना है और देखो कितना टी है, तो सीधा एक ही टी है भैया। कितना आर है, कितने तरीके, एक आर तरीके का आर है, तो इसमें एक ही तरह का गैमीट बनेगा। किसमें, इसमें गैमीट जो बनेगा, गैमीट। सिमिलरली यहां बनाइए, क्या करिए, एक पॉइंट लीजिए, कितना तरीके का टी है, स्मॉल टी, एक ही तरीके, खाली स्मॉल टी है, खाली स्मॉल ही आर है, तो एक ही तरीके का, तो ये तरीके का गैमीट भैया इनका बन जाएगा। अब इन दोनों को क्रॉस करा दीजिए, क्रॉस कराइए, कैपिटल टी कैपिटल आर और स्मॉल टी स्मॉल आर, तो क्या रिजल्ट आएगा, बताओ बताओ, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल आर स्मॉल आर। भैया ये गैमीट था और ये गैमीट था, इन दोनों को जब आप क्रॉस करा दिए तो क्या रिजल्ट में आया है, ये दोनों गैमीट था, ये दोनों, इनका जब क्रॉस कराओगे तो क्या ये आएगा, क्या हम सही हैं, समझ में आ रहा है, ठीक है ना, ये आएगा। बट जो प्रोडक्ट आएगा वो क्या आएगा बताओ, टॉल और राउंड आएगा। क्यों आया समझो, टॉल और राउंड ये दोनों डोमिनेंट था पहले में, तो डोमिनेंट F1 में कौन आएगा, सिर्फ डोमिनेंट आएगा, समझ में आया, सेम वही है। टॉल को हमने अलग कर दो और ये राउंड को अलग कर दो, दोनों को अलग अलग करके दिखाया था, बट यहाँ साथ कर दिया है, सेम सेम है बेटा। गैमीट फॉर्मेशन बस आप सीख लीजिए कि गैमीट क्या होगा। अब देखो इनका गैमीट जो बनाना है तो कैसे बनेगा, इनका किनका, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल आर स्मॉल आर का जो गैमीट बनाना है, इनका गैमीट बनाइए, इनका गैमीट बनाइए, कैसे बनेगा, दिख नहीं रहा है, रुक जाओ, इनका गैमीट बनाइए। गैमीट कैसे बनेगा, आपको क्या करना है, एक पॉइंट लेना है, आपको एक लाइन खींचना, और कितना तरीके का टी है, दो तरीके का टी है, तो काट दीजिए दो में, कैपिटल टी स्मॉल टी। अब बता कितना तरीके का आर है, तो ये टी भी दो में बढ़ जाएगा, और ये दो तरीके का आर है बेटा, ये आर भी दो में, तो कैपिटल टी तो ये रह जाएगा, यहाँ स्मॉल टी रह जाएगा। ये दो तरीके आर था तो दोनों तरीके आर लिख दो, और यहाँ पे दोनों तरीके का आर लिख दीजिए, तो चार तरीके के गैमीट बनेंगे। इनके कितने तरीके गैमीट के बनेंगे, गैमीट चार तरीके के बनेंगे। पहला कैपिटल टी कैपिटल आर, दिख नहीं रहा है क्या, ठीक है ना। दूसरा बेटा कैपिटल टी स्मॉल आर, तीसरा बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर, और चौथा बेटा स्मॉल टी स्मॉल आर। तीसरा क्या था, स्मॉल टी कैपिटल आर। अब देखिए इन्होंने क्या किया बेटा, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया, एक डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया जिसमें इन्होंने दो कैरेक्टर को लिया। क्या क्या लिया समझिए, इन्होंने लिया बेटा राउंड सीड और ग्रीन सीड को, और दूसरा क्या लिया, रिंकल्ड को और येलो सीड को। तो F1 में कौन आएगा, जो डोमिनेंट होगा, तो डोमिनेंट देखिए आपको समझ में आ जाएगा, राउंड और येलो इसमें डोमिनेंट है बेटा, तो F1 में आ गया राउंड कलर और येलो सीड, ठीक है। तो डोमिनेंट आया, उसका इन्होंने जीनोटाइप लिखा है, क्या लिखा था देखिए, कैपिटल आर ये। अब ना इन्होंने जो नीचे करवाया है वो हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इस रिजल्ट ले आया इन्होंने, इस कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, इसका गैमीट बनाओ। गैमीट कैसे बनेगा बेटा, हम बोले थे एक लाइन खींचिए, कितना तरीके का आर है, दो तरीके का, तो दो तरीके का आर बना दीजिए, स्क्रीन से हम बाहर आ जाते हैं। एक लाइन खींचिए और दो तरीके का आर बना दीजिए, ठीक है। अब बताओ कि कितने तरीके के वाई हैं, दो तरीके के, तो आर पे भी दो डंडा खींचो और कैपिटल आर तो लिख ही दो, इस पे भी स्मॉल आर लिख दो, कोई बात नहीं है। और वाई कितने तरीके, दो तरीके, तो एक पे कैपिटल वाई और एक पे स्मॉल वाई, एक पे कैपिटल वाई और एक पे स्मॉल वाई लिख दीजिए, ठीक है। अब कितना तरीके गैमीट बना भैया, चार तरीके का, तो एक डब्बा खींचो, एक डब्बा बनाओ,
और इस डब्बा में क्या करो कि लिख दो ऊपर 4, चारों गैमेट को, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। सिमिलरली इस तरफ भी लिख दीजिए, क्योंकि एक फादर का और एक मदर का सिमिलरली सेल्फिंग करा है इसके अंदर, तो दोनों पेरेंट से इसमें सेम आएगा क्योंकि सेम प्लांट है, ठीक है, तो सेम गैमेट। तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अभी देखो इतना तुमको याद नहीं करना है, हम बस तुमको समझाने के लिए। अब इस सबको बांट दीजिए, बांट दीजिए, इन चारों गैमेट को बांट दीजिए ऐसे भी, और इन चारों को बांट दीजिए ऐसे भी। तो जो रिजल्ट आएगा बेटा वो इस ऐसा रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। सेम तुम क्रॉस करा के देख लेना, आपको सेम आएगा। और इसका आपको याद रखना है क्या, डाइहाइब्रिड क्रॉस का आपको क्या याद रखना है बेटा, फिनोटिपिक रेशियो कितना आता है, फिनोटिपिक रेशियो आपको याद रखना है बस, क्या आता है। अब चलिए हम आपको बताते हैं फिनोटिपिक रेशियो। फिनोटिपिक रेशियो आता है बेटा 9:3:3:1, ठीक है। इसको फ्रैक्शन में लिखो तो फ्रैक्शन में क्या आएगा, फ्रैक्शन में आएगा 9/16, 3/16, 3/16 एज वेल एज 1/16, ठीक है। ये है बेटा तुम्हारा टोल। यहाँ आइए, यहाँ अब अगर इतना समझ गए तो स्क्रीनशॉट ले लो, लिख लो, क्योंकि हम मिटाने जा रहे हैं, ठीक है ना। फिनोटिपिक रेशियो लिख रहे हैं, इसको ले लिया होगा। मैं इसे मिटा के तुमको कुछ बता रहा हूँ जो याद रखना है, तो समझाने के लिए था। आपको फिनोटिपिक रेशियो लिखना है। फिनोटिपिक रेशियो क्या होगा बेटा, 9:3:2, भैया डाइहाइब्रिड कोड का 3:1 होता है, जिसमें 9 होता है डोमिनेंट, जो कि इसमें डोमिनेंट कौन है बेटा, जो F1 में आया था, राउंड एंड येलो, राउंड एंड येलो। तुम इसमें काउंट कर लेना, इसमें सेम होगा राउंड एंड येलो, ठीक है ना। कितना होगा, 9। अब 3 होगा क्या, राउंड ग्रीन, क्या होगा बेटा, राउंड ग्रीन। 3 आते हैं राउंड ग्रीन कलर के, ठीक है। और 3 कैसे आएंगे, 3 आएंगे बेटा रिंकल्ड येलो। और जो एक है वो सबसे छोटा वाला जो रिसेसिव होता है वो आता है रिंकल्ड ग्रीन। देखो एक को तुमको एक मिलाना है तो यहां से मिलाइए, ये देखिए रिंकल्ड ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई सबसे लास्ट में है, वो दिखा दिया है। सिमिलरली यही होता है, आपको याद रखना है बेटा, ये फिनोटिपिक रेशियो याद होना चाहिए डाइहाइब्रिड क्रॉस का, ठीक है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो बताइए क्या था, 3:1, क्या था बेटा, 3:1। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या था, 3:1। जीनोटिपिक क्या था, 1:2:1। डाइहाइब्रिड क्रॉस का आपको सिर्फ फिनोटिपिक याद करना है, 9:3:3:1। 9 कौन होता है बेटा, जो सिर्फ डोमिनेंट होते हैं, मतलब राउंड येलो। और राउंड ग्रीन कितना आया, 3। और रिंकल्ड येलो कितना आया, 3। और एक कितना आया, रिंकल्ड ग्रीन, समझे कि नहीं। तो यही आपको सिर्फ रेशियो याद रखना है। डाइहाइब्रिड क्रॉस का रेशियो क्या आया, 9:3:3:1, 9:3:3:1। तो हमको ये बताओ, ये एक डाइहाइब्रिड क्रॉस है, ठीक है ना, जो कि टॉल राउंड है, और इसमें टॉल डोमिनेंट है, ये डोमिनेंट है, मान लो डोमिनेंट, और ये रिसेसिव है। हम ही बता रहे हैं रिसेसिव ट्रेट दोनों ही, और ये दोनों ही डोमिनेंट ट्रेट है। अब बताओ जो F1 आएगा वो क्या आएगा, F1 आएगा भैया टॉल राउंड, ठीक है। और ये कैपिटल टी कैपिटल आर, स्मॉल टी स्मॉल आर। अब क्या करना है, इस बॉक्स में जैसे हम तुमको पहले बताए थे, एक बार करके देखना कि आपको आ रहा है कि नहीं। वैसे अगर नहीं भी आपको टाइम बर्बाद करने का मन हो तो आपको क्या करना है, सिर्फ याद कर लेना है इस फ्रैक्शन को। फ्रैक्शन में कैसे लिखेंगे, 9:9/16, 3/16, 3/16 और 1/16। और फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा बेटा, 9:, रेशियो में लिखेंगे तो 9:3:3:1। 16 जो नीचे का है वो सब कट जाएगा, ठीक है ना, याद रहेगा बेटा। अच्छा इसका तुम क्या करना, क्रॉस करा के देखना। ये जो टॉल राउंड आया था, इसका टॉल राउंड का जीनोटाइप हम तुमको बता देते हैं क्या आएगा, जो आप गैमीट बनाओगे और ऐसे करोगे। बट अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सारा बात समझाने के लिए था, आपको जो याद रखना है वो रेशियो याद रखना है। जैसे फिनोटिपिक रेशियो मोनोहाइब्रिड का,
और फिनोटिपिक रेशियो डाइहाइब्रिड का। मोनोहाइब्रिड का आप जीनोटिपिक भी रेशियो याद रखना, ठीक है ना। मोनोहाइब्रिड आप अच्छे से याद रखना, पूरा पूरा क्रॉस याद रखना, क्योंकि उसके क्रॉस से क्वेश्चन आपको आएगा कि कैसे दो टॉल मिले थे कैपिटल टी और वो कैसे एक प्रोडक्ट को बनाया था, ठीक है ना, कैपिटल टी स्मॉल टी, जो कि टॉल था F1 में, और वो पूरा पूरा आपको याद रखना है। बट डाई हाइब्रिड में आपको अगर सिर्फ काम चलाना है तो आपको क्या याद रखना है, सिर्फ इस रेशियो को याद रखना है, फिनोटिपिक रेशियो को, इससे आपका पूरा पूरा काम हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आइए मेंडल के इस एक्सपेरिमेंट में आइए, जिसमें क्या कहा जा रहा है कि मेंडल ने क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को, ठीक है ना, एंड ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ प्लांट को। ट्रू ब्रीडिंग का क्या मतलब होता है, अगर नहीं आता है तो लिख लीजिए। ट्रू ब्रीडिंग टॉल का ये मतलब होता है, ट्रू ब्रीडिंग टॉल का मतलब होता है बेटा होमोजाइगस टॉल, मतलब कैपिटल टी, और ड्वार्फ का क्या हो गया बेटा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। ड्वार्फ प्लांट एंड रेज F2 जनरेशन, ठीक है ना, और F2 जनरेशन निकला। मेंडल क्रॉस ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट, ठीक है। ये कौन है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का बेटा एग्जांपल है, ठीक है। चलिए इसमें क्या हुआ बेटा कि मेंडल ने क्रॉस कराया ट्रू ब्रीडिंग टॉल प्लांट को विथ ट्रू ब्रीडिंग ड्वार्फ से, ठीक है, इनसे इसको क्रॉस करा दिया और F2 जनरेशन एंड रेज F2 जनरेशन एंड F1 हाइब्रिड, ठीक है। ही ऑब्जर्व दैट इतना F2 प्रोजेनी बना। F2 में कितना बना बेटा, F2 में कितना प्रोजेनी बना, दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, लिखो, जो लिख दिया हुआ उसको लिखिए। F2 में कितना प्रोजेनी बना भैया, 1064, मतलब 1064 प्रोजेनी बना, जिसमें बोल रहा है कि इतना टॉल था और इतना क्या था बेटा, डॉर्फ था, ठीक है ना। हाउ मेनी प्लांट वेर एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस। देखो अगर तुमको याद हो बेटा तो F2 में हेट्रोजाइगस कितना था, आपको याद होगा तो F2 में हेट्रोजाइगस का रेशियो क्या था, 1:2:1 का, ठीक है ना। इसको फ्रैक्शन में लिखिए, कितना था, 1/4, 2/4 एंड 1/4। इसमें हेट्रोजाइगस कौन थे बेटा, ये थे 2/4। क्या कोई दिक्कत है। अब क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी प्लांट एक्सपेक्टेड टू बी हेट्रोजाइगस कंडीशन, कितना प्लांट हेट्रोजाइगस होगा बेटा, तो टोटल कितना था 1064 में कितना रेशियो का आएगा बेटा, 2/4 का, इतना फ्रैक्शन। अब इसको क्या करो आप, कर दो 8, 266 मल्टीप्लाई करिए, 6 2 266 को, दिख नहीं रहा है, 266 को मल्टीप्लाई करिए। ये देखो ये टोटल प्लांट था, उसमें कितना रेशियो का हेट्रोजाइगस था आपको पता है, 2/4 में हेट्रोजाइगस होता है। क्या होता है बेटा, हेट्रोजाइगस का क्या मतलब हो गया, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है ना। ये 2/4 था, तो हमने टोटल को 2/4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 266 आया। बताइए 532 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना बेटा। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, अब सीधा से आते हैं बेटा एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट के ऊपर। ये ट्रेट जो आपको दिखता है, जैसे आपके बॉडी का कलर आपको दिख रहा है, हमारे बॉडी का कलर आपको दिख रहा है कुछ और है, आपके बॉडी का कलर कुछ और है, तो ये जो ट्रेट आपको दिख रहा है, ये ट्रेट दिखता कैसे है। तो हमने बताया था ना कि बेटा जीन है इसके पीछे, जो कि डीएनए पे होता है। कौन है, जीन के पास इंफॉर्मेशन होता है कि वो किसी तरीके का प्रोटीन बना सकता है, और यही प्रोटीन फिनोटाइप दिखाता है, मतलब तुम देखने में कैसे होगे और हम देखने में कैसे होंगे, वो वही प्रोटीन हमको बताता है, ठीक है ना बेटा। इस चैप्टर पे ना हम कुछ क्वेश्चंस भी लेके आएंगे, हम PYQ कराएंगे बेटा, अलग से लेके आएंगे, क्योंकि ये चैप्टर हमको पता है कि आपका दिल तोड़ता है, समझे कि नहीं, और हम उस दिल को टूटने नहीं देंगे। ये वन शॉट है, इसमें हम बहुत सारा क्वेश्चन तो नहीं करवा पाए हैं, बट हम करवाएंगे, आप एकदम दिल थाम के बैठे रहिए, ठीक है ना। टाइम भी बढ़ता जा रहा है, बट देखते हैं बेटा, हम जहां तक करवा पाएंगे आपको पूरा का पूरा खत्म करवाएंगे। आइए अब देखो, तो जीन क्या हुआ, मान लो जीन कोई प्लांट हाइट का है, प्लांट हाइट का हमने एक जीन लिया, ठीक है। हमने कहा एक जीन नॉर्मल है और एक जीन अल्टर्ड जीन है, तो
तो आपको समझ में आएगा वो जो एक टॉल था और एक डॉर्फ था, वो डॉर्फ कैसे था और एक टॉल कैसे था। जो नॉर्मल जीन था, जो टॉल जीन था, कैपिटल टी था, वो नॉर्मल जीन था, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल जीन होते हैं वो क्या करते हैं, वो इफिशियंट एंजाइम को प्रोड्यूस करते हैं। प्रोड्यूस क्या करते हैं बेटा, इफिशियंट एंजाइम को, जो कि कारगर एंजाइम होता है, ठीक है ना। उसको एक अच्छे अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं, जो कि किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ग्रोथ हार्मोन को बनाने में। किसके को क्या बनाने में, अरे यहाँ से क्वेश्चन आया है, इसको हल्के में मत लेना इस टॉपिक को, यहाँ से क्वेश्चन आया है और फिर आएगा, याद रखना। तो जो एक्सप्रेशन है, ट्रेट कैसे आपको दिखता है भैया, जीन के कारण दिखता है। जीन पे लिखा हुआ है कि हम कैसे होंगे, आप कैसे होंगे, तो वो जीन से क्या होता है बेटा, फिनोटिपिक कैरेक्टर आते हैं, ठीक है ना। जीन प्रोटीन बनाता है और वो प्रोटीन फिनोटिपिक कैरेक्टर लेके आता है। अब जीन दो ही तरीके का, एक बेटा नॉर्मल और एक बेटा कैसा जीन है हमारे किसी भी, जैसे प्लांट के अंदर, अगर हम प्लांट हाइट को लेते हैं तो हम बता रहे हैं एक नॉर्मल जीन है और एक अल्टर जीन है। तो नॉर्मल जीन का काम क्या होता है कि इफिशियंट अमाउंट में प्रोटीन को बनाना या एंजाइम को बनाना, ठीक है। वो इफिशियंट अमाउंट में बनाएगा, वो एंजाइम क्या बनाएगा फिर आगे चल, वो हार्मोन बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि भाई जो ग्रोथ हार्मोन है, जो लंबा बनाता है, वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोड्यूस हो सके। तो सफिशियंट अमाउंट में, जिस कारण से क्या होगा, प्लांट और ग्रोथ हार्मोन, प्लांट हार्मोन यहां लिख लेना बेटा, प्लांट ग्रोथ हार्मोन। और अगर कलर का होता तो भाई वो जो हार्मोन होता है, जो प्रोटीन होता है, वो कलरफुल वाला प्रोटीन बनाया जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, नॉर्मल जीन इफिशियंट अमाउंट में एंजाइम प्रोड्यूस करता है, जो कि आगे चले क्या होता है, एक सफिशियंट अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन करवाती है और प्लांट लंबा हो जाता है। बट जो अल्टर्ड जीन होता है, अल्टर्ड के साथ बेचारे के साथ छेड़छाड़ हो गया है। अरे पहले तो नॉर्मल ही रहा होगा, छेड़खानी हो गया, बेचारे का गोड़ हाथ टूट गया, अल्टर हो गया। अल्टर हो गया तो सफिशियंट अमाउंट में इफिशियंट, पहले तो एंजाइम नहीं बना पाता है, लेस इफिशियंट एंजाइम बनाता है। और जो लेस इफिशियंट एंजाइम होगा वो बेटा उतना अमाउंट में हार्मोन प्रोडक्शन करवा ही नहीं पाएगा। तो हार्मोन अच्छे अमाउंट में ग्रोथ हार्मोन नहीं बनता है तो प्लांट छोटा रह जाता है। समझ में आ गया। तो ये होता है जीन एक्सप्रेशन, ठीक है। नॉर्मल जीन आराम से बढ़िया प्लांट ग्रोथ हार्मोन निकलवाता है एंजाइम के थ्रू और बढ़िया ग्रोथ कराता है। और जो अल्टर्ड जीन होता है वो बेचारे का पैर हाथ टूट गया होता है, ठीक है ना। पहले तो नॉर्मल ही रहा होगा, कोनो दिन उस पर कुछ हुआ होगा, अल्टर हो गया बेचारा, अल्टर से क्या हो गया, फिर अब वो प्रॉपर अमाउंट में इफिशियंट, लेस इफिशियंट एंजाइम का प्रोडक्शन कर रहा है, ना हार्मोन निकाल पा रहा है, बेचारा डॉर्फ प्लांट बना रहा है। अब आते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। बेटा ये क्या है सेक्स डिटर्मिनेशन, थोड़ा इसको समझिए। सेक्स कैसे आप डिसाइड करते हो, यही है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। तो कुछ रेप्टाइल्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर क्या होता है कि बेटा कि उनका जो अंडा है ना, मान लो मेल और फीमेल रेप्टाइल आपस में क्या हुआ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, रेप्टाइल अंडा देती है। रेप्टाइल क्या देती है बेटा, जैसे सांप अंडा देती है बेटा, वो रेप्टाइल है ना, समझ में आया। तो अंडा दी तो उसका ना टेम्परेचर डिसाइड कर लेता है भाई, जो एग रखा हुआ है ना, उस वहां का टेम्परेचर क्या है। अब वो जाके जहां पे अंडा रखती है वहां का टेम्परेचर कैसा होगा, उससे डिसाइड हो जाएगा कि भैया लड़का पैदा होगा घर में कि लड़की पैदी होगी। अरे पैदी होगी नहीं, अरे मेल आएगा कि फीमेल आएगी, ये कौन डिसाइड करेगा। जहां पे वो फर्टिलाइज्ड एग को रखी होगी, कौन, उसकी मम्मी जाके। उसका टेम्परेचर कैसा है उस पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर बढ़िया है, झमाझम है, तो लड़की आएगी, सीधी सी बात है भाई, ठीक है ना। मतलब ऐसा समझिए, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है कि मेल होगा कि फीमेल। इसी तरीके से एक स्नेल भी है। स्नेल चच्चा के अंदर क्या होता है ना कि इनका जो सेक्स है वो डिफरेंट कंडीशन में डिफरेंट हो जाता है, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। तो इनके अंदर, स्नेल के अंदर और रेप्टाइल के अंदर हमें ये पता चलता है कि जो क्रोमोजोम है ये जेनेटिकली नहीं डिसाइड हो रहा है कि भैया कौन सा क्या बनेगा, बताओ बताओ कौन सा बच्चा होगा, बेटा होगा कि बेटी होगी घर में। अरे क्या आएंगे, ये डिसाइड नहीं हो पाता है जीन के थ्रू। ये कौन डिसाइड करता है, अरे इन्वायरमेंट डिसाइड कर देता है, इसलिए हम इन्वायरमेंटल फैक्टर बोलते हैं। और हमारे और आपके अंदर या फिर जो भी जीव जंतु आप आसपास में कुत्ता गाय बैल बकरी देख रहे हो, ये सब के अंदर क्या होता है बेटा, क्रोमोजोमल फैक्टर होता है। जीन डिसाइड करता है, जीन डिसाइड कर देता है कि मेल होगा कि फीमेल होगी, ठीक है ना। अब समझिए ये जीन क्या है, अब समझो, यहां से समझ में आएगा। ये ह्यूमन बीइंग के अंदर हम आपको बता रहे हैं। हम क्या बोले थे कि 23 पेयर होता है, 23 पेयर मतलब 46 क्रोमोजोम। तो 22 पेयर तो सब में सेम होता है। अरे ये जो 22 पेयर है
ये जो 22 पेयर है, ये 22 पेयर, ये तो सब में सेम होता है बेटा, ये सब में सेम होता है। अंतर कहां होता है? ये 23rd पेयर, ये क्या है बेटा? 23rd पेयर जो है, इसमें अंतर होता है मेल और फीमेल में। इसमें क्या होता है, अगर ये मेल है, अगर मेल है तो, और फीमेल है तो, मेल होता है तो 23rd पेयर हो जाता है एक्स और वाई, दो अलग अलग, और फीमेल होती है तो 23 पेयर हो जाता है बेटा एक्स और एक्स। ठीक है ना? अब समझिए, जब मेल गैमीट बनाएगा तो एक में एक्स चला जाएगा और एक में वाई चला जाएगा, समझे कि नहीं? गैमीट बनाएगा तो, और जब फीमेल बनाएगी तो एक में एक्स गया और दूसरे में, अरे बट जाता है ना ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो जाता है, तो सिर्फ एक्स नहीं होगा, 22 जो ऊपर वाला था 22 पेयर नहीं बेटा, नॉर्मल 22 आएगा एक में और दूसरे में नॉर्मल 22, तो 22 22 22 प्लस एक्स और 22 प्लस वाई हो जाएगा, इसमें 22 प्लस एक्स और 22 प्लस एक्स रहेगा। ठीक है ना? और जब ये मिलेंगे, मान लो अब ये स्पर्म है, ये ए बी, ये एक स्पर्म है जो मेल ने बनाया, और ये एक स्पर्म है, ये एग है फीमेल के अंदर और ये भी एग है, तो ये एक्स 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 जाके अगर एक्स से मिल गया, ठीक है ना, अगर मेल से जाके फीमेल से, अगर मेल का एक्स जाके फीमेल के एक्स से मिल गया बेटा, तो ये बनाएगा बेटा फीमेल, मतलब एक्स एक्स क्या बनाएगा? एक्स एक्स, जो कि क्या होगा? फीमेल। और अगर ये मेल का वाई जाके इससे मिल गया तो ये क्या बनाएगा बेटा? एक्स से, तो ये बनाएगी, ये बनाएगा मेल चाइल्ड। ठीक है? तो देखो हुआ क्या बेटा कि जब क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे थे ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन, उस समय मेल के अंदर जो दो तरीके का गैमीट था, 23rd पेयर में दो तरीके के एलील थे, 23rd पेयर पे जो जीन था उसमें एक्स और वाई, तो एक्स और वाई अलग अलग चले गए। ठीक है ना? 23 अलग हो जाते हैं गैमीट फॉर्मेशन के दौरान। ठीक है? तो एक में एक्स चला जाएगा और एक में वाई चले जाएंगे, तो ऐसे ही करके लाखों में सेल बनता है, गैमीट बनता है, स्पर्म। तो जब वो फीमेल के अंदर जाता है तो फीमेल के पास तो दोनों के पास एक्स ही है, एक्स क्रोमोसोम ही है। समझ में आया कि नहीं? तो क्या होता है बेटा कि अगर उस तक वाई क्रोमोसोम पहुंच गया मेल का, एक्स के, अगर फीमेल के एग के पास, दोनों के पास क्या है? एक्स एक्स ही है, फीमेल का इसमें कोई वो नहीं है, समझे कि नहीं? अगर उसके पास वाई पहुंच गया एक के पास तो एक मेल लड़का पैदा होगा, अगर उनके पास एक्स क्रोमोसोम वाला अगर गैमीट पहुंचा तो क्या पैदा होगा बेटा? एक गर्ल चाइल्ड पैदा होगा घर में, तो एक लक्ष्मी आएगी या फिर एक लड़का आएगा। ये डिसीजन होता है कि एक्स क्रोमोसोम फीमेल के एक्स क्रोमोसोम से मिलता है या फिर स्पर्म का वाई क्रोमोसोम फीमेल के वाई से मिलेगा। अगर एक्स वाई मिल गए तो बेटा मेल चाइल्ड आएगा, और अगर एक्स एक्स क्रोमोसोम आपस में मिले तो फीमेल चाइल्ड का जन्म होगा। अब बेटा सवाल ये है भैया कि हम और आप, अब यहां ध्यान से देखिए, यहां ध्यान से देखिए कि क्या चांसेस है मेल और फीमेल पैदा होने के। तो अगर हम बाहर आ जाते हैं इससे, तो आपको देखना पड़ेगा कि जो मेल था बेटा मेल है और जो फीमेल है। ठीक है? मेल में कौन थे? एक्स और वाई, और फीमेल में कौन है? एक्स और एक्स। ठीक है? फिर से वही डबरी बनाइए और ऊपर में एक्स लिख दीजिए फीमेल का, और इधर बगल में मेल का एक्स और वाई लिख दीजिए और इनको घेर दीजिए। वो पता चलेगा बेटा कि जो, व्हाट इज दिस ब्रो, ये एक्स और एक्स बना, क्रॉस कराइए, और ये भी एक्स एक्स क्रॉस कराइए तो एक्स और एक्स बना, यहाँ एक्स वाई बना और एक्स वाई बना। तो 50% चांस है मेल बनने का, मतलब दो मेल चाइल्ड बना, और दो 50% चांस है फीमेल चाइल्ड का, मेल चाइल्ड 50% चांस है फीमेल चाइल्ड का। अरे तो जब भी कोई बच्चा पैदा होता है तो चांसेस 50% का होता है कि बउआ लड़का होंगे, बउआ लड़की होंगी। ये कितना कितना चांस होता है बेटा? 50% का चांस होता है कि घर में लड़का आने वाला है कि लड़की आने वाली है, समझे कि नहीं? जब भी कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो। ठीक है ना? और सबसे बड़ा सवाल, अब तुम बताओ कि ये जो है लड़का का जन्म होना या लड़की का जन्म होना, आज तक लड़की को सिर्फ प्रताड़ित किया गया,
आज तक सिर्फ लड़की को इल्जाम दिया गया कि लड़की के कारण घर में लड़का पैदा होता है या फिर लड़की पैदा होती है। तुम बताओ कि रिस्पॉन्सिबल कौन है, मेल इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या फिर फीमेल रिस्पॉन्सिबल है? आंसर तुमसे जानना चाहते हैं। अरे गधा, अगर तुम्हारे अंदर मेल भी आ रहा है तो ना मेल रिस्पॉन्सिबल है ना फीमेल रिस्पॉन्सिबल है। अरे वो तो भगवान रिस्पॉन्सिबल है कि एक्स का वाई से जाके मिलन होना है, कि वह एक्स का एक्स से जाके मिलन होना है। ये तो ऊपर वाले के हाथ में डिसीजन है। भाग तो दोनों रहे थे, एक्स क्रोमोजोम वाला भी वाई क्रोमोजोम वाला भी। तो अगर एक्स जाके मिल जाएगा तो भैया लड़की का जन्म हो जाएगा, वाई जाके मिल जाएगी तो भैया लड़का का जन्म हो जाएगा। तो नहीं तो इसमें कोई मेल का हमको, नहीं तो मेल को पता होता है कि भैया, नहीं तो जिसको पता होगा कि जिसको लड़की चाहिए होगी वो एक्स को जितवा देगा। अगर मेल को यही पता होगा कि भाई हमको बेटा चाहिए तो वाई को जितवा देगा कि भाई बेटा। किसी को पता नहीं होता है, वो तो ऊपर वाले के हाथ में है। गॉड का एक आशीर्वाद है। चाहे घर में लक्ष्मी आए या घर में कोई बेटा आए, आपको स्वेच्छा से स्वीकार करना चाहिए। कभी भी लड़की और लड़के में कभी भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। और जिस भी घर में ये भेदभाव होता है, समझिए वो सोच से अभी भी कितने जमाने पीछे घूम रहे हैं। उनका लाइफ में आगे चल के क्या होना है। सोचो कि जो इंसान सिर्फ ये सोचता है कि हमारे घर में सिर्फ लड़का का जन्म हो, बताओ कि अगर उस सोसाइटी में लड़की का जन्म होना बंद हो जाए, उस देश में लड़की का जन्म होना अगर कम हो जाए, तो सोचिए लड़की का जनसंख्या कितना कम हो जाएगा और लड़का का जनसंख्या कितना ज्यादा हो जाएगा। तो फिर प्रॉब्लम सोचो, उस लड़का का उससे शादी कौन करेगा? उसके बाद का प्रॉब्लम सोचो कि भैया उस देश के पॉपुलेशन का क्या होगा। अगर जब यंग लड़का लड़की होंगे ही नहीं तो कोई बच्चा जन्म में नहीं लेगा, तो उस देश में यूथ कम हो जाएंगे, बुढ़ा बुढ़िया ज्यादा हो जाएंगे और वो देश धीरे धीरे धरातल में जाके मिल जाएगा। धीरे धीरे वो देश से बर्बाद हो जाएगा। अरे जिसमें जवान खून होता है काम करने के लिए, वही देश ज्यादा आगे बढ़ेगा। समझे कि नहीं बेटा? तो हमारे देश में बाहर से कंपनी काहे आ रही है? काहे कि हमारे देश में भी यंग खाली बैठा हुआ है, कोई काम ही नहीं है। तो भैया बाहर से कंपनी आ रही है, कम पैसा में काम मिल जा रहा है, तो आराम से काम करवा रही है और हमारा भी देश इससे क्या हो रहा है बेटा? ग्रो कर रहा है। समझे कि नहीं? तो यही खेल है। तो कृपया करके भेदभाव मत करिए। जीवन में अपने से बड़ों का इज्जत करिए। आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। आपका बोर्ड का एग्जाम बहुत पास आने वाला है। और अगर आप नहीं करते हैं तो आज न कल आपको खुद ये फील होगा कि भैया आप किसी के साथ चीटिंग नहीं किए, आप खुद के साथ चीटिंग कर गए और खुद को बहुत ही बुरा और खुद को जिल्लत फील करते हुए सोचेंगे। दूसरा आपको क्या फील करवाएगा? कोई आपको फील कुछ नहीं करवाएगा। ये सोसाइटी 4 दिन बोलेगी, ये एक सिल तैयार हो जाएगा, आपको कोई फर्क नहीं। लेकिन आपके इनर सोल से आवाज आएगा एक समय के बाद कि भैया जो हम किए गलत कर दिए, अपना टाइम बर्बाद किए इस दोस्ती यारी के चक्कर में, इस जो भी है आप जिस भी काम में लगे हो यार, प्यार मोहब्बत के चक्कर में जो भी आप टाइम बर्बाद कर रहे हो, सबको छोड़ दीजिए। ठीक है ना? आप सिर्फ खुद पे ध्यान दीजिए। आई होप कि आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, आप टॉप करेंगे। आर्या पाठशाला का प्यार, आशीर्वाद सब कुछ आपके साथ है और मेरा तो हर कुछ आपके साथ है। आप बस कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि आपको कौन चैप्टर चाहिए, आपको क्या क्या मेरे से पढ़ना है, बस हम सब लेते आएंगे। और आप अपना ख्याल रखिए, अपने माँ बाप का ख्याल रखिए, जीवन को जीते रहिए, ज्यादा स्ट्रेस मत लीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत।